स्वागत है आप सभी का। आज मैं आप सभी को 10th क्लास का चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ाऊंगा जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जो कि साइंस का एक चैप्टर है। और आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से चैप्टर समझ में आएगा। मैं इस चैप्टर को बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा, इसके आपको मैं नोट्स भी लिखवाऊंगा जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहेंगे, जिसको आप अच्छे से नोट करेंगे और बाद में भी पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, मैं इस चैप्टर को बहुत अच्छे से आपको बारीकी से एक एक चीज़ बताऊंगा, और अगर आप इसको अच्छे से समझेंगे पढ़ेंगे तो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा। और इसके आप नोट्स भी लिख सकते हैं क्योंकि मैं आपको इसके नोट्स भी साथ में लिखवाऊंगा। तो दोस्तों चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। जो मैं आपको अब ये चैप्टर समझाने वाला हूँ ये पूरी तरह से आपकी 10th क्लास की साइंस की एनसीईआरटी का चैप्टर है, और पूरी तरह से नोट्स उसी किताब के ही हैं जो आपको बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहेंगे। और पेपर में इसमें से ही आने वाला है, तो आप इसको अच्छे से समझिएगा, अच्छे से इस पर ध्यान दीजिएगा क्योंकि पूरी तरह से एनसीईआरटी से ये नोट्स बने हुए हैं। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम है जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। अब इसका मतलब क्या होता है कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, इक्वेशंस क्या होती हैं। तो उसको समझने के पहले हमें सबसे पहले समझना होगा एक टॉपिक जिसका नाम है फिजिकल चेंजेस। तो व्हाट इज़ द मीन ऑफ फिजिकल चेंज, मतलब फिजिकल चेंज होता क्या है। तो फिजिकल चेंज क्या होता है, वो सभी चेंजेस किसी भी सब्सटेंस के, सब्सटेंस किसको कहते हैं, कोई भी चीज़ हो सकता है, कोई भी मैटर, कोई भी बुक, जैसे किसी भी चीज़ को आप ले लीजिए वो सब्सटेंस है। तो फिजिकल चेंज क्या कहते हैं, वो चेंज किसी भी सब्सटेंस के अंदर जिसकी वजह से उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं, उसको कहते हैं फिजिकल चेंज। अब आता है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ माने जैसे कोई भी सब्सटेंस है, उसका कलर है, उसकी जो शेप है, उसका साइज़ है, ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आती हैं। तो अगर किसी भी सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टी में कोई भी चेंज आएगा तो उसी चेंज को हम कहते हैं फिजिकल चेंज। जैसे कि हम देख सकते हैं, जैसे एक आयरन है ना। आयरन जो है अगर वो आपकी 5 मीटर की और मैंने उसको काट कर टुकड़ों में कर दिया, 2 में 2.5-2.5 मीटर के, तो उसकी शेप चेंज हो गई। पहले लेंथ, उसकी जो लेंथ थी वो लंबी थी, अब उसकी कम हो गई। तो ये फिजिकल चेंज है। उसके अलावा जैसे एक लकड़ी है, लकड़ी को अगर मैं काट दूँ टुकड़ों में, तो लकड़ी जो है उसको टुकड़ों में काट दिया तो उसकी शेप बदल गई, उसके टुकड़े टुकड़े हो गए, तो वो भी कौन सा है, फिजिकल चेंज। ठीक है दोस्तों, तो मैं अब आपको इसकी डेफिनेशन समझाता हूँ। द चेंजेस इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस आर कॉल्ड फिजिकल चेंजेस, यानी कि किसी भी सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टी में जो चेंज आता है उसको ही कहते हैं फिजिकल चेंज। जैसे किसी का कलर बदलना, जैसे किसी की शेप में चेंज होना, ये सब फिजिकल चेंजेस में आते हैं। अब जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी सब्सटेंस की वो हमेशा सेम रहेंगी, उनमें कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के तौर पे अच्छे से समझाऊंगा इसको। जैसे देखिए, चेंजेस ऑफ द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर। पानी जो है, वाटर है, उसका फॉर्मूला होता है H2O। अब जो पानी हमारा H2O है, अगर जैसे मैंने उसको लिया आइस के फॉर्म में, आइस माने जो हमारा सॉलिड है, आइस है ना, पानी से बना हुआ है आइस और वो सॉलिड है। अब हमने उसको मेल्ट करा तो वो चला गया, मतलब अगर वो पिघल गया तो किस में आएगा, वाटर में आएगा, जो कि लिक्विड है। अब लिक्विड जो है अगर हम उसको गर्म कर देंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में, या कह सकते हैं जिसको हम वाटर स्ट्रीम यानी कि पानी की भाप या वाटर वेपर। समझ में आया। लेकिन अगर मैं बोलूँ इसमें ये कौन सा चेंज है, तो ये फिजिकल चेंज है। क्यों? क्योंकि आइस अगर वाटर में गया और वाटर अगर गैस में गया तो चला जाए, लेकिन फिर भी वो वाटर ही रहेगा, उसमें कोई भी ऐसा तो नहीं हुआ कि अगर वो बर्फ़ से पानी में चला गया तो पानी अलग था, बर्फ़ अलग है। या फिर हमारा जो पानी है वो अगर भाप में चला गया तो भाप अलग है, पानी अलग है। उनकी सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो गई है, सॉलिड से वो लिक्विड में चला गया, पानी लिक्विड से गैस में चला गया, लेकिन अभी भी वो पानी ही है। तो इसी वजह से फिजिकल चेंज में सिर्फ कोई भी सब्सटेंस होता है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है, उसकी शेप, उसका साइज चेंज हो सकता है, उसका कलर चेंज हो सकता है, उसकी स्टेट चेंज हो सकती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। लेकिन उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी, केमिकल कैरेक्टर्स होंगे, वो हमेशा सेम रहेंगे। जैसे यहाँ पे आइस जो है वाटर में गया, वाटर गया हमारा गैस में, वाटर वेपर में, लेकिन हमेशा वो वाटर ही रहेगा। तो दोस्तों इसी को कहते हैं फिजिकल चेंजेस। तो आप इसके नोट्स को लिख सकते हैं। अब चलते हैं इसमें अगले टॉपिक पे। तो स्टूडेंट्स, अब हमने फिजिकल चेंजेस तो पढ़ लिया, अब उसके बाद अगला टॉपिक आता है जिसको हम कहते हैं केमिकल चेंज। तो अब आता है केमिकल चेंज क्या होता है। तो कोई भी सब्सटेंस है, जैसे हमने फिजिकल चेंज में सब्सटेंस को लिया था, ऐसे ही अगर केमिकल चेंज में है तो केमिकल चेंज किसको कहते हैं, अगर कोई भी सब्सटेंस है और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी तो चेंज हो ही रही है, लेकिन साथ में अगर उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के साथ केमिकल प्रॉपर्टी भी चेंज हो गई तो उस चेंज को हम कहते हैं केमिकल चेंज। समझ में आ रहा है। यानी कि केमिकल चेंज किसको कहते हैं, किसी भी सब्सटेंस की फिजिकल और केमिकल दोनों ही प्रॉपर्टीज का चेंज हो जाना, उसी को कहते हैं केमिकल चेंज। अब आता है इसका एग्जांपल कैसे है। जैसे
तो आप एग्जाम्पल के तौर पे जैसे ले सकते हैं मिल्क। अगर मेरा मिल्क है और मैंने मिल्क से कर्ड बनाया, मिल्क से कर्ड माने मतलब दूध से अगर मैंने दही बनाई, तो जो दूध है उसका टेस्ट अलग होता है और दही जो है उसका टेस्ट अलग होता है। दूध जो है हमारा वो लिक्विड जैसा है, जबकि दही जो होती है वो सॉलिड जैसी है। समझ में आ रहा है आपको? तो फिजिकल प्रॉपर्टी तो चेंज हुई हुई है, उसके अलावा केमिकल प्रॉपर्टी भी, क्योंकि मिल्क का टेस्ट अलग है और आपका कर्ड का टेस्ट अलग है, तो केमिकल प्रॉपर्टी बदल गई और साथ में आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी बदल गई। तो उसको आप कह सकते हैं केमिकल चेंज। समझ में आया दोस्तों? एक बार को फिजिकल प्रॉपर्टी ना बदले तब भी चल जाएगा, लेकिन हमेशा केमिकल प्रॉपर्टी जिसमें बदले सब्सटेंस की, उसी को आप कह सकते हैं केमिकल चेंज। और उसके अलावा मैं आपको एक एग्जांपल सिंपल सा बता देता हूँ। जैसे आप कभी टी बनाते हैं, चाय बनाते हैं घर में, तो उसमें बहुत सारी चीज़ों को मिलाते हैं, दूध को, चाय पत्ती को, चीनी को, और भी चीज़ों को मिला सकते हैं, और सबको मिला करके हमारा क्या बनता है? टी बनता है। तो वो सारा जो मिक्सचर था उससे जो अलग हमारा नया चीज़ बना है ना, तो इसी को हम कह सकते हैं, जो टी बनी इसी को हम कह सकते हैं केमिकल चेंज। समझ में आ रहा है? उसके अलावा अब मैं आपको डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बताता हूँ। तो केमिकल चेंज क्या होता है? द चेंज इन द फिजिकल एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस आर कॉल्ड केमिकल चेंज। समझ में आता है? यानी कि किसी भी सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टी के साथ साथ अगर उसकी केमिकल प्रॉपर्टी भी बदल जाए तो उसी को कहते हैं केमिकल चेंज। ठीक है। अब उसके बाद आता है कि केमिकल चेंज हो कैसे जाता है। तो केमिकल चेंज अकर ड्यू टू ब्रेकिंग एंड फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड इन द सब्सटेंस। कोई भी सब्सटेंस जो होता है उसके जो बॉन्ड बनते हैं और टूटते हैं उसकी वजह से ही केमिकल चेंज होता है। अब ये बॉन्ड फॉर्मेशन और ब्रेकिंग क्या होता है ये आप आगे हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, तो बस अभी इतना समझ जाइए कि बॉन्ड का ब्रेक डाउन होना और फॉर्मेशन होना, उसी की वजह से केमिकल चेंज हमारा होता है। अब उसके बाद जितनी भी ऑल हीट रिएक्शंस शो द केमिकल चेंज, यानी कि जितनी भी हमारी हीट वाली रिएक्शंस है, माने जिस भी प्रोसेस में हम हीट को देते हैं वो सभी केमिकल चेंज में आती हैं। जैसे कि आप घर में चाय बना रहे हैं तो वो भी केमिकल चेंज है, क्योंकि उसको गर्म करके बनाते हैं। मोमबत्ती जल रही है तो वो भी एक केमिकल चेंज है, क्योंकि मोमबत्ती जो है उसमें हीट हो रही है। उसके अलावा कोई भी जलाने वाली, कोई भी बर्निंग वाली, यानी कि जलने वाली, हीट वाली आपकी कोई भी प्रोसेस हो, वो सब केमिकल चेंज में आती है। ठीक है। जैसे कि आप पेपर है, पेपर को आप जला रहे हैं, तो पेपर जब पहले था तो कुछ अलग उसकी शेप थी, कुछ अलग था वो, लेकिन जब आपने उसको जला दिया तो वो बिल्कुल काला हो गया, है ना। तो ये जो उसकी राख है वो अलग है, तो इसको आप कह सकते हैं केमिकल चेंज। अब एग्जाम्पल मैंने आपके दो लिखवाए हैं, देखिए पहला केमिकल चेंज का फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, यानी कि दही का दूध से बनना, वो भी एक आपका केमिकल चेंज में आता है। दूसरा क्या है? बर्निंग ऑफ कोल वुड ईटीसी, यानी कि जलाना, जैसे कोयले को, कोल माने कोयला होता है, वुड माने लकड़ी या पेपर, कुछ भी आप लिख दीजिए, जिसको भी जलाते हैं वो आपका केमिकल चेंज में ही आता है। तो ये आपका केमिकल चेंज खत्म हो गया। अब उसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है केमिकल और फिजिकल चेंज दोनों को मिला करके, वो क्या है? वो ये है कि केमिकल चेंज इज इरिवर्सिबल बट फिजिकल चेंज आर रिवर्सिबल। जो केमिकल चेंज होते हैं वो इरिवर्सिबल है, एक बार हो गए तो दोबारा आप उसको बदल नहीं सकते। जैसे कि आपने लकड़ी को जला दिया, राख बन गई, अब राख से लकड़ी थोड़ी बना लेंगे वापस। लेकिन जो फिजिकल चेंज है वो रिवर्सिबल है। कैसे? जैसे अगर मैंने बर्फ़ को पिघला के पानी बनाया तो मैं पानी को जमा के दोबारा बर्फ़ भी तो बना सकता हूँ। तो केमिकल चेंज एक बार हो गया तो उसको आप दोबारा नहीं कर सकते वैसा, पहले वैसा। लेकिन फिजिकल चेंज अगर हो गया तो उसको आप पहले जैसा कर सकते हैं। तो ये आप याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब चलते हैं आगे। तो स्टूडेंट्स, अब आप सभी ने पढ़ लिया अच्छे से फिजिकल चेंज किसको कहते हैं, केमिकल चेंज किसको कहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं केमिकल रिएक्शंस, क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। तो अब हमको समझ में आ जाएगा अच्छे से कि केमिकल रिएक्शंस किसको कहते हैं। तो केमिकल रिएक्शन होती क्या है? तो कोई भी सब्सटेंस जो होता है अगर उसको हम कन्वर्ट करके किसी दूसरे नए सब्सटेंस में बनाते हैं, उसी को कहते हैं केमिकल रिएक्शन। जैसे कि भाई मैंने लकड़ी को जला करके राख बना दिया तो ये भी केमिकल रिएक्शन है। दूध से दही बना दिया, ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। समझ में आ रहा है आपको? तो केमिकल रिएक्शन किसको कहते हैं? जब कोई भी सब्सटेंस वो कन्वर्ट होके किसी दूसरे नए सब्सटेंस में बन जाता है, उसी को कहते हैं केमिकल रिएक्शंस। अब आती है इसकी डेफिनेशन क्या है। तो केमिकल रिएक्शंस की डेफिनेशन क्या है? इन केमिकल रिएक्शंस वन और मोर सब्सटेंसेस, अब यहाँ पे इनको कहते हैं रिएक्टेंट्स। क्या होता है अभी आपको समझ में आएगा अच्छे से, तो दोबारा पढ़ते हैं। इन केमिकल रिएक्शंस वन और मोर सब्सटेंसेस, जिन्हें रिएक्टेंट्स कहते हैं, आर कन्वर्टेड इनटू वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस, जिनको कहते हैं प्रोडक्ट। यानी कि जो हमारे सब्सटेंसेस है वो कन्वर्ट होकर कई नए, किसी नए सब्सटेंस में बन गए हैं, जिनको कहते हैं हम यहाँ पे प्रोडक्ट। अब जैसे कि आप ये देख लीजिए, यानी कि रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो गए? प्रोडक्ट में। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मिल्क से हमारा कर्ड बना, तो मिल्क यहाँ पे हमारा क्या हो गया? रिएक्टेंट हो गया, और कर्ड यहाँ पे क्या हो गया? प्रोडक्ट। समझ में आ रहा है? दूसरा एग्जांपल देखिए, जैसे यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन गैस है, 2s2 है, प्लस में O2 है, ये है ऑक्सीजन गैस, ये है हाइड्रोजन गैस। तो दोनों आपस में मिल करके क्या बना रहे हैं? 2s2, जिसको क्या कहते हैं हम? वाटर। तो यहाँ पे
केमिकल रिएक्शन किसको कहते हैं? जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस ये आपस में मिलकर के एक नए सब्सटेंस को बनाते हैं तो उसी को कहते हैं हम केमिकल रिएक्शंस। अब ये जो हमारे इस एरो से पीछे जो इस तरफ हैं सारे, जिधर ये जो लिखे जाते हैं साइड, इनको कहते हैं रिएक्टेंट्स हमेशा। और जो एरो के आगे की तरफ इस तरफ जो होते हैं इनको कहते हैं प्रोडक्ट। जैसे यहाँ पे मिल्क हमारा रिएक्टेंट है, ये हमारा कर्ड प्रोडक्ट हो गया। यहाँ पे ये हमारा रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट हो गया। तो केमिकल रिएक्शंस में रिएक्टेंट से क्या बनता है? प्रोडक्ट बनता है, यानी कि एक सब्सटेंस से नया नया सब्सटेंस बनता है। तो इसी को कहते हैं केमिकल रिएक्शंस। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आता है एक अगला पॉइंट। तो केमिकल रिएक्शंस अकर ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स इन द रिएक्टेंट एंड फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड इन द प्रोडक्ट। अब क्या है कि जो केमिकल रिएक्शन होती है वो होती किस वजह से है? तो ये जो हमारा इधर रिएक्टेंट होता है उसके अंदर बॉन्ड टूटते हैं और ये जो प्रोडक्ट होता है इसमें नए बॉन्ड बनते हैं, इसी की वजह से हमारी केमिकल रिएक्शन होती है। तो इसलिए केमिकल रिएक्शंस अकर ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड इन द रिएक्टेंट एंड फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड इन द प्रोडक्ट। तो ये आप याद रखिएगा। ये आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा क्योंकि ये हायर क्लासेस की चीज़ है। तो बस ये याद रखिए कि जब भी बॉन्ड ब्रेक होंगे और फॉर्म होंगे तो हमारी केमिकल चेंज होगा, केमिकल रिएक्शन होगी और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा। तो चलते हैं अब इसमें आगे। तो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ते हैं केमिकल रिएक्शन को, जो कि इंपॉर्टेंट है, आपकी एनसीईआरटी में दे रखी है, उसको समझते हैं अच्छे से। तो क्या होता है कि एक मेटल है मैग्नीशियम, जिसको मेटल का मतलब धातु, तो एक मैग्नीशियम मेटल है, उसको अगर हम जलाते हैं ऑक्सीजन गैस की प्रेजेंस में तो वो जल करके एक राख में कन्वर्ट होता है, एक पाउडर में कन्वर्ट होता है, जिसको कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। जैसे देखिए ये मैग्नीशियम है, उसको मैंने ऑक्सीजन के साथ जलाया है ना, और वो कन्वर्ट किस में हो गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड में। तो एरो के इधर है तो इसे कहेंगे रिएक्टेंट, और ये इधर है तो इसको बोलेंगे प्रोडक्ट। तो क्या है? इफ मैग्नीशियम बर्नड माने जलता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, सो इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो वो कन्वर्ट हो जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड में। तो मैग्नीशियम प्लस में ऑक्सीजन, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन मिले आपस में, जो कि यहाँ इधर है एरो से पहले, तो रिएक्टेंट है, और कन्वर्ट हो गए दोनों मिलकर क्या बन गए? मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी कि प्रोडक्ट। अब मैंने इसको ऐसे सिंबल के तौर पे, एलिमेंट के सिंबल के तौर पे दिखाया है। तो देखिए कैसे, मैग्नीशियम को Mg से दिखाते तो Mg, ऑक्सीजन को O2 से दिखाते हैं O2, और दोनों कन्वर्ट किस में हो गए? MgO, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि ये है। समझ में आता है आपको? तो ये है हमारी वो रिएक्शन। तो मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाएंगे तो वो एक पाउडर में मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब उसके बाद अब आता है हमारा केमिकल इक्वेशन किसको कहते हैं, क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो केमिकल रिएक्शन तो हमने पढ़ लिया, अब आता है केमिकल इक्वेशन क्या होता है। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन जो होती है, अगर हम उसको ऐसे करके एक सिंबल के तौर पे, एलिमेंट के ये जो हमारे सिंबल्स हैं इनके तौर पे इनको दिखाते हैं, तो इसी को कहते हैं केमिकल इक्वेशन। जैसे कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिल लेते, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे, ये रिएक्शन है, और इसको मैंने ऐसे दिखा दिया, केमिकल इक्वेशन हो गया। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? तो केमिकल इक्वेशन इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है ना, किसी भी केमिकल रिएक्शन को सिंबल के तौर पे दिखाना। सो इन फॉर्म ऑफ सिंबल और फॉर्मूला, सिंबल और फॉर्मूले के तौर पर जो दिखाते हैं किसको? ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स को, जो क्या है? एटम और कंपाउंड से किसी एलिमेंट के। समझ में आता है? तो ये होता है हमारा केमिकल इक्वेशन। तो अब आप अच्छे से समझ गए होंगे चैप्टर का मतलब, केमिकल रिएक्शन किसको कहते हैं और केमिकल इक्वेशन किसको कहते हैं। अब चलते हैं इसमें आगे। स्टूडेंट्स अब कुछ पॉइंट्स आते हैं जो आपको पहले से मैंने समझा दिए हैं, लेकिन फिर भी भाई लिखना तो है नोट्स में, तो पढ़ते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है? इन केमिकल इक्वेशन रिएक्टेंट्स आर रिटन ऑन LHS। LHS माने लेफ्ट हैंड साइड। तो केमिकल जो भी इक्वेशन होती है उसमें रिएक्टेंट्स को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे रिएक्टेंट लिखा जाएगा हमेशा एरो से पीछे, और एरो के आगे प्रोडक्ट होगा। तो ऐसे ही दूसरा पॉइंट क्या होगा? इन द केमिकल इक्वेशन प्रोडक्ट आर रिटन ऑन राइट हैंड साइड, यानी कि RHS पे लिखा जाएगा, जैसे यहाँ पे है। तो हमेशा याद रखिएगा, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो, रिएक्टेंट हमेशा इस साइड होता है एरो से पीछे लेफ्ट हैंड साइड में, और प्रोडक्ट हमेशा राइट हैंड साइड में होता है, यानी कि एरो से आगे। तो ये इसका मतलब है। अब आता है एरो का मतलब क्या है। ये जो एरो है केमिकल इक्वेशन में, तो एरो इन केमिकल इक्वेशन शो डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। तो एरो जो होती है केमिकल रिएक्शन में वो बताती है रिएक्शन की डायरेक्शन को। जो हमारी केमिकल इक्वेशन में जो हमारी एरो है वो रिएक्शन की डायरेक्शन को बता रही है, जो रिएक्टेंट से कहाँ जा रहा है? प्रोडक्ट की तरफ बन रहा है। समझ में आ रहा है ना? तो भाई रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है तो रिएक्टेंट किस में जा रहा है? सीधा प्रोडक्ट में। तो एरो हमेशा प्रोडक्ट की तरफ होती है, याद रखिएगा। और ये डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन को दिखाती है, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। तो यह पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब जो हमारी केमिकल इक्वेशन होती है उसके दो टाइप्स होते हैं। तो केमिकल इक्वेशन आर टू टाइप्स। पहला आता है बैलेंस केमिकल इक्वेशन, दूसरा आता है अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन दो तरह की, बैलेंस केमिकल इक्वेशन और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब आता है भाई ये होती क्या है, तो इसको पढ़ते हैं बच्चे से। तो स्टूडेंट्स अब पहले आता है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो आता है बैलेंस केमिकल इक्वेशन किन्हें कहते हैं? तो वो सभी केमिकल इक्वेशन जिनमें
जो रिएक्टेंट है और जो प्रोडक्ट है दोनों के अंदर हर किसी एलिमेंट के सभी एटम इक्वल होंगे, उसको कहते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। एक जैसे कि क्या एग्जांपल देखिए भाई, यहाँ पे Fe है, Fe को कहते हैं आयरन माने लोहा। तो Fe कितने यहाँ पे 3 है, ये रिएक्टेंट है, एरो से पहले है ना, तो रिएक्टेंट हो गया तो 3 Fe है। और यहाँ प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में देखिए Fe कितने यहाँ पे भी 3 ही है, समझ में आता है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे अगले एलिमेंट को, तो जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कितने 4 2 जा 8, तो 8 हाइड्रोजन है। और यहाँ पे कितने, तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन 4 2 जा 8 8 है, इक्वल है मतलब। फिर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितने देखिए यहाँ पे ओ अकेला है लेकिन इसके आगे लग रहा है 4, तो कुल मिलाकर के यहाँ बोलेंगे 4 ऑक्सीजन, क्योंकि 4 की इसके साथ ही मल्टीप्लाई मानी जाती है। तो 4 ऑक्सीजन यहाँ पे है, 4 ऑक्सीजन यहाँ पर है। तो ये जो रिएक्शन है, इसमें जितने रिएक्टेंट में एलिमेंटों का नंबर है हर एटम का, उतना ही यहाँ पे भी है, प्रोडक्ट में भी है। तो इसी को कहते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन, मतलब वो केमिकल इक्वेशन जिनमें रिएक्टेंट्स इधर और प्रोडक्ट्स इधर, दोनों के अंदर हर किसी एटम जो है उसका नंबर हर एलिमेंट का सेम होगा। तो उसी को कहते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो डेफिनेशन क्या होती है, सो इन बैलेंस केमिकल इक्वेशन नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, यानी कि हर एलिमेंट के एटम का जो नंबर होगा इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, यानी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों में आर ऑलवेज सेम, हमेशा बराबर होगा। उसी को कहते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब दूसरा एग्जांपल देखिए इसका, जैसे यहाँ पे जेड एंड जिंक है, जिंक एक मेटल होता है अकेला यहाँ पे, और ये रिएक्टेंट में इस तरफ है ना, एरो से पीछे। और यहाँ प्रोडक्ट में भी जेड एन एक अकेला ही है, तो ये भी एक अकेला हो गया, यानी कि इक्वल है जेड एन। अब H2 कितने यहाँ पे 2 हैं, H2, और यहाँ पे भी H2 2 हैं, तो बस सेम हो गया, हाइड्रोजन गैस सेम है। उसके बाद S एक अकेला है, S एक अकेला है। फिर उसके बाद ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन 4 है। तो यानी कि रिएक्टेंट में जितने नंबर है हर एलिमेंट के, उतने ही प्रोडक्ट में भी है। तो इसी को कहते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशंस। अब आता है दोस्तों अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं, तो बस जस्ट उल्टा होता है बैलेंस केमिकल इक्वेशन का। यानी कि जो अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन होती है, इनमें जितने रिएक्टेंट के अंदर नंबर होंगे एटम्स के, उतने इक्वल नहीं होंगे किसके, प्रोडक्ट के। या प्रोडक्ट के अंदर ज़्यादा होंगे तो इसके रिएक्टेंट के अंदर कम होंगे, या रिएक्टेंट के अंदर ज़्यादा होंगे तो प्रोडक्ट के अंदर कम होंगे, मतलब दोनों तरफ इक्वल नहीं हो सकते। उसी को कहते हैं अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो डेफिनेशन क्या है, इन अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर नॉट सेम, मतलब दोनों तरफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट में हर एलिमेंट के एटम्स का जो नंबर है वो सेम नहीं होगा। एग्जांपल देखिए, पहला है मैग्नीशियम, Mg माने मैग्नीशियम एक अकेला है, जबकि यहाँ पे भी अकेला है, तो मैग्नीशियम तो सेम है, लेकिन ऑक्सीजन कितने यहाँ पे 2 हैं, O2, जबकि यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है 1, तो ऑक्सीजन का नंबर दोनों तरफ सेम नहीं है, तो इसी वजह से अनबैलेंस हो गई। एक भी एलिमेंट का अगर नंबर दोनों तरफ सेम नहीं हुआ एटम का, तो वो अनबैलेंस होता है। उसके बाद हाइड्रोजन है H2, ठीक है, यहाँ पे क्या है O2, तो यहाँ 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, लेकिन यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है लेकिन ऑक्सीजन तो एक ही है, तो ये हो गया अनबैलेंस। समझ में आता है आपके। दूसरा है Fe, आयरन एक है, यहाँ पे भी यहाँ कितने Fe 3, Fe 3 है, जबकि यहाँ पे Fe एक है, तो ये अनबैलेंस है। दूसरा हाइड्रोजन यहाँ कितने 2, यहाँ पे भी 2, ऑक्सीजन यहाँ पे एक अकेला है, लेकिन यहाँ कितने 4। तो किसी भी केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में अगर एलिमेंट का जो नंबर है अगर सेम नहीं हो, चाहे एक का ना हो चाहे एक से ज़्यादा का ना हो, तो उसी को कहते हैं अनबैलेंस। और अगर दोनों तरफ सेम हो गया तो क्या हो जाएगा, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो आई होप दोस्तों आप सभी को समझ में आया होगा। अब चलते हैं इसमें चैप्टर में आगे। तो स्टूडेंट्स अब एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है, क्यों, क्योंकि ये जो टॉपिक है इससे 100% चांस होते हैं आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन आने के। तो इसी वजह से ये जो अगला टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से समझिएगा, क्योंकि इस टॉपिक में बहुत बच्चों को कन्फ्यूज़न रहती है, उनको समझ में नहीं आता है। तो प्लीज़ इस टॉपिक को अच्छे समझिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड 100% क्वेश्चन आना ही है इस चैप्टर से। तो स्टार्ट करते हैं हम इस टॉपिक को। तो इसका नाम है प्रॉब्लम्स ऑफ बैलेंसिंग द अनबैलेंस केमिकल इक्वेशंस, यानी कि वो केमिकल इक्वेशन जो अनबैलेंस होती हैं, यानी कि जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम्स जो होते हैं एलिमेंट्स के सेम नहीं होते। तो उन रिएक्शंस, उन इक्वेशंस के ऊपर क्वेश्चन आते हैं कि भाई वो जो अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है उनको बैलेंस करके दिखाइए। तो ये क्वेश्चन पक्के आते हैं पेपर में, तो इसको आप अच्छे से समझिएगा। मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा कि किस तरीके से आप इन न्यूमेरिकल्स को, इन प्रॉब्लम को अच्छे से बैलेंस कर सकते हैं, इनको सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें कोई भी क्वेश्चन में इक्वेशन दे रखी हो उसको बैलेंस करने की, तो हमें उसमें पता करना होगा कि कौन कौन से एलिमेंट जो है वो दोनों तरफ इक्वल नहीं है, मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों में इक्वल नहीं है। तो जैसे एक क्वेश्चन देखिए पहला, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, H2 + O2, और वो दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, वाटर को, ठीक है। तो ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, तो H2 + O2 मिलके बनाते हैं H2O पानी। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पे भी 2 हैं।
बट ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन कितना, 1 है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन तो दोनों तरफ सेम है, लेकिन ऑक्सीजन तो सेम नहीं है, यानी कि ऑक्सीजन यहाँ पे अनबैलेंस है। तो अब ये जो रिएक्शन हमारी अनबैलेंस है, अब हम इसको किस तरीके से बैलेंस करेंगे ये देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमें हमेशा याद रखना है कि जो एलिमेंट हमारा बैलेंस है, यानी कि जो इक्वल है, हमें उसमें कुछ चेंज नहीं करना, हमें बस किस में करना है, जो अनबैलेंस है, यानी कि जिसमें सेम नहीं है। तो करेंगे क्या, जिस तरफ एलिमेंट के एटम का नंबर ज़्यादा है उस तरफ कोई छेड़छाड़ नहीं करना, लेकिन जिस तरफ कम है एलिमेंट के एटम का नंबर उस तरफ हमें बढ़ाने हैं। जैसे देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन 2 थे, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन कितना है हमारा, 1 है। तो मैंने यहाँ पे कुछ तो चेंज नहीं करा, हाइड्रोजन को यूँ लिख दिया पहले, समझ में आ रहा है, ऑक्सीजन को भी यूँ लिख दिया। उसके बाद हाइड्रोजन यहाँ पे हमारे कितने हैं, 2 हैं, और यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन 1 है। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है जबकि यहाँ 1 है, तो मैंने एक 2 को आगे लगा दिया, क्योंकि कभी भी यहाँ पे आप 2 नहीं लगा सकते, कभी बीच में 2 नहीं लगा सकते। हमेशा जब भी नंबर हमें बढ़ाना है किसी दूसरे एलिमेंट का, तो सबसे आगे लगाएंगे, यानी कि मॉलिक्यूल में आगे। समझ में आ गया, यानी कि ना तो बीच में ना ही पीछे, हमेशा आगे। तो मैंने ऑक्सीजन को इक्वल कर दिया, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 गए, यहाँ पे भी 2 है, तो 2 से इसकी मल्टीप्लाई, तो 2 ऑक्सीजन हो गए। समझ में आ गया। लेकिन अब मैंने जब ये करा तो हाइड्रोजन का तो नंबर बिगड़ गया, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, लेकिन अब हाइड्रोजन कितने, यहाँ पे 2 2 जा 4, तो 4 हाइड्रोजन हो गए। तो मैं अब दोबारा से क्या करूंगा, जिस तरफ हाइड्रोजन का, यानी कि उस एलिमेंट का जिस तरफ नंबर कम है उस तरफ बढ़ाऊंगा। तो मैंने अब क्या करा, अगले स्टेप में हाइड्रोजन जो है मेरे 2 थे, यहाँ पे 4 हो गए, तो मैंने यहाँ पे इसको यूं ही लिख दिया और आगे एक 2 लगा दिया, यानी कि 2 लगा दिया। अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 2 जा 4, यहाँ पे भी 2 2 जा 4, और ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन है। समझ में आ रहा है आपको। तो इस तरीके से हम बैलेंस कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अब आते हैं अगली प्रॉब्लम पे। तो अगली प्रॉब्लम और भी ज़्यादा सिंपल है। तो देखिए कैसे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक मैग्नीशियम है हमारा और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, और दोनों आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं, MgO। तो यहाँ पे हम जब देखते हैं तो Mg तो दोनों तरफ इक्वल है, दोनों तरफ एक एक है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 2 है, जबकि यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, यानी कि ऑक्सीजन तो यहाँ पे सेम नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीजन को दोनों तरफ इक्वल करना है। तो करेंगे क्या, दोबारा से जहाँ पे कम है वहाँ बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे Mg हमने यूं कहीं उतार दिया, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 थे, ज़्यादा थे, तो इसको भी यूं उतार दिया। इस तरफ ऑक्सीजन कम है, तो हमने क्या करा, एक 2 लिया और उसको आगे लगाया। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि कभी भी जो नंबर है जहाँ बढ़ा रहे हैं उसको कभी बीच में नहीं लगाना, कहीं पीछे नहीं लगाना, हमेशा कहाँ लगाना, आगे। तो मैंने 2 को आगे लगा दिया। अब 2 की इस ऑक्सीजन से मल्टीप्लाई की तो 2 ऑक्सीजन हो गए, और यहाँ पे भी कितने हो गए, 2 ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया। लेकिन अब ऐसा करने की वजह से हमारा मैग्नीशियम यहाँ पे अनबैलेंस हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ मैग्नीशियम पहले 1 था, यहाँ पे भी 1 था, लेकिन अब यहाँ मैग्नीशियम 1 है और यहाँ कितने गए, 2। तो अब हमें फिर से आगे इसको बैलेंस करना है। तो अब क्या करना है, जहाँ पे मैग्नीशियम का नंबर कम है वहाँ बढ़ाएंगे। तो मैग्नीशियम का नंबर यहाँ पे कम हो गया, तो हमने क्या करा, अगले स्टेप में एक यहाँ पे 2 और लगा दिया, तो 2 Mg हो गए, और यहाँ पे भी कितने हैं, 2 Mg हो गए, और ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है। तो ये रिएक्शन हो गई बैलेंस। जब आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा तो आप सीधा क्वेश्चन को सॉल्व करके सिंपली फाइनल जो स्टेप है उसको लिख सकते हैं, है ना, समझ समझ के कर सकते हैं। तो चाहे आप ऐसे स्टेप में लिखिए या फाइनल स्टेप लिख दीजिए, जिस तरीके से आपको सही लगे वैसा आप कर सकते हैं बैलेंसिंग। अब आता है प्रॉब्लम नंबर 3। ये और भी थोड़ी खतरनाक है, क्योंकि मैं आपको सिंपल से खतरनाक धीरे धीरे करके दिखा रहा हूँ, जिससे आपको जो क्वेश्चन है वो अच्छे से समझ में आ जाए बैलेंसिंग के। तो देखिए अब क्या है, अब Fe यहाँ पे क्या ना 1 है, यहाँ पे Fe कितने 3 है ना। तो यहाँ रिएक्टेंट जो है हमारा Fe यहाँ पे 3, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 3 है। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 हैं, यहाँ ऑक्सीजन 1 है, यहाँ ऑक्सीजन 4 है। इसका मतलब दोनों तरफ इक्वल नहीं है कुछ एलिमेंट, तो इसका मतलब ये बैलेंस नहीं है, अनबैलेंस है। अब इसको बैलेंस करेंगे कैसे। तो यहाँ Fe कितने हैं, 3, जबकि यहाँ Fe 1 है। तो मैंने क्या करा, इस तरफ 3 लगा दिया Fe के साथ। तो 3 Fe, क्योंकि जहाँ कम होते हैं वहीं पर बढ़ाते हैं। तो 3 Fe हो गए, 3 Fe हो गए। Fe यानी कि बैलेंस हो गया दोनों तरफ, Fe माने आयरन, बैलेंस हो गया। लेकिन अब और जो अनबैलेंस दूसरे एलिमेंट है उनको करेंगे। तो देखिए अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हमारे 2, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन कितने हैं, 2। तो हाइड्रोजन तो पहले बैलेंस ही है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है और ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है। तो मुझे क्या करना है, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। तो जिस तरफ ऑक्सीजन कम है वहाँ बढ़ाऊंगा। तो मैंने इसको यूँ ही लिख दिया उठा करके। यहाँ पे उस ऑक्सीजन मेरा 1 था, तो मैंने क्या करा, अब यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दिया H2O के साथ, क्योंकि यहाँ पे एक ऑक्सीजन था, तो 4 मैंने जब लगाया तो यहाँ पे हो गया 4H2O। अब 4 की ऑक्सीजन से मल्टीप्लाई की तो 4 ऑक्सीजन, और यहाँ पे भी कितने हैं, 4 ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4, Fe3 यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, तो ये बैलेंस हो गया। लेकिन जब मैंने करा ऑक्सीजन को बैलेंस करा, तो मेरा यहाँ पे हाइड्रोजन का नंबर बिगड़ गया। कैसे, जैसे मैंने 4 लगाया तो 4 2 जा 8 हाइड्रोजन हो गया, और यहाँ पे कितने हैं, सिर्फ अब 2 ही हाइड्रोजन है। पहले तो भाई दोनों तरफ सेम थे, लेकिन जैसे 4 लगाया, यहाँ 4 दूनी 8 हाइड्रोजन हो गए, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है।
तो मेरे को अब हाइड्रोजन को दोबारा से बैलेंस करना पड़ेगा। तो क्या करना है, जिस तरफ का मैं वहाँ बढ़ा देंगे, तो 4 2 जा 8 यहाँ पे हमारे हाइड्रोजन है कुल मिला करके इस तरफ, और यहाँ कितने सिर्फ 2। तो अगर मैं यहाँ भी 4 लगा दूँ तो 4 2 जा 8, तो दोनों तरफ इक्वल हो जाएंगे, 4 2 जा 8 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 8 यहाँ पे भी 8। तो अगले स्टेप में मैंने यही करा है, इसको यूँ उतार दिया, इसको यूँ उतार दिया, इसको यूँ उतार दिया, यहाँ हाइड्रोजन के साथ 4 लगा दिया, तो 4 2 जा 8, तो 4 2 जा 8 हाइड्रोजन इक्वल, 4 2 जा 8 हाइड्रोजन इक्वल, 4 ऑक्सीजन इक्वल, 4 ऑक्सीजन इक्वल, 3 एफ इक्वल और 3 एफ इक्वल। तो ये रिएक्शन जो हो गई आपकी हो गई बैलेंस। अब चलते हैं आगे प्रॉब्लम्स पे। तो स्टूडेंट्स अब अगली प्रॉब्लम आती है, जो ज़्यादा मुश्किल तो नहीं है, सिंपल ही है। देखिए क्या है, तो BaCl2 और यहाँ है H2SO4 और ये आगे जा रहा है BaSO4 और HCl। तो देखिए यहाँ पे Ba जो होता है हमारा, Ba को कहते हैं बैरियम, तो बैरियम जो है हमारा यहाँ पे एक है, यहाँ पे भी एक है, मतलब बैरियम सेम है, तो इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। यहाँ Cl2 क्लोरीन यहाँ पे 2 है, जबकि यहाँ पे Cl कितना है, 1 है, तो इस तरफ Cl कम है, इस तरफ ज़्यादा है, तो इसमें चेंज करना पड़ेगा। उसके अलावा यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, यहाँ पे 1 है, यानी कि ये भी बैलेंस नहीं है, इसको भी बैलेंस करना पड़ेगा। यहाँ है S1 है, यहाँ पे S1 है, यहाँ O4 है, यहाँ O4 है, तो मतलब हमारा Cl और H जो है वो हमारा बैलेंस नहीं है। तो क्या करेंगे भाई, यहाँ तो ज़्यादा है, तो इसको तो मैं पूरे को यूँ उतार दूंगा, तो Ba यूँ उतार दिया, Cl2 यूँ उतार दिया, H2 यूँ उतार दिया, SO4 यूँ उतार दिया। Ba हमारा इक्वल ही है, तो इसको भी यूँ उतार दिया, SO4 ये जो हमारा ये भी इक्वल है, इसको भी यूँ उतार दिया। मैंने क्या करा भाई, यहाँ क्लोरीन हमारे 2 हैं, जबकि यहाँ पे हमारा कितना 1 है, तो मैंने क्या करा, यहाँ पे 2 लगाया। 2 लगाने की वजह से क्लोरीन कितने हो गए, 2। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे 2 लगाया तो 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन, और यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, तो ये रिएक्शन बैलेंस हो गया, यानी कि एक ही स्टेप में अच्छे से हो गया। सिंपल इक्वेशन थी। अब आते हैं अगली इक्वेशन पे। तो देखिए अब क्या है, अब यहाँ पे HNO3 Ca ब्रैकेट में OH की होल ट्वाइस और एरो लगा करके Ca ब्रैकेट में NO3 की होल ट्वाइस प्लस में H2O। तो अब यहाँ पे एक एक एलिमेंट को देखेंगे कैसे बैलेंस है या नहीं है। तो H यहाँ पे हाइड्रोजन को कहेंगे, हाइड्रोजन एक एरा और यहाँ पे 2 हैं, तो कुल मिला के 3 हाइड्रोजन है। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने 2 है, यानी कि बैलेंस तो नहीं है। उसके अलावा NO3 यहाँ पे पूरा ये जो है, क्योंकि ये पूरा एक ब्रैकेट में है तो मैं इसको ऐसे देखूंगा, NO3 यहाँ पे 1 है, जबकि यहाँ पे NO3 के ब्रैकेट बाहर लगा के 2 लगा रखा है, इसका मतलब यहाँ पे NO3 2 है, तो ये बड़ा है, पहले मैं इसी को बैलेंस करूंगा। तो मैंने क्या करा, NO3 यहाँ 2 है जबकि यहाँ 1 है, तो मैं क्या करूंगा, 2 को लगाऊंगा। 2 बीच में तो लगाऊंगा नहीं ना, यहाँ ब्रैकेट में लगाऊंगा, कहाँ लगाऊंगा, आगे, क्योंकि हमेशा जब भी नंबर ऐड करेंगे तो आगे ही लगाएंगे मल्टीप्लाई में। तो HNO3 लिख के मैंने 2 लगाया। उसके बाद इसको यूँ उतार दिया, इसको यूँ उतार दिया, इसको यूँ उतार दिया, तो NO3 2, यहाँ पे भी NO3 2 से मल्टीप्लाई तो 2N और O3 है ना, तो NO3 2 हो गए। लेकिन ऐसा करने से हाइड्रोजन का जो बैलेंस है वो देखेंगे क्या हो गया अब। तो यहाँ पहले हाइड्रोजन एक था, अब यहाँ हो गए 2 हाइड्रोजन, और यहाँ पे कितने 2 हैं, क्योंकि 2 जो उसके ब्रैकेट OH के बाहर लग रहा है 2, तो 2 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन, तो कुल मिला के 4 है, जबकि यहाँ पे कितने अभी भी हमारे 2 ही हैं। तो मैंने क्या करा, कुल मिला करके यहाँ पे मेरे 4 हैं, और ऑक्सीजन कितने यहाँ पे 2 ऑक्सीजन ये रहे भाई, NO3 का तो अलग है, इनका बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है और हाइड्रोजन 2 और 2 कुल मिला के 4, और जबकि यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है और 2 हाइड्रोजन है। तो अब क्या करा मैंने, इसको यूँ उतार दिया, इसको यूँ उतार दिया, इसको भी यूँ उतार दिया। यहाँ लगाया मैंने 2 क्यों लगाया, क्योंकि 2 2 जा 4 हो गए, और हाइड्रोजन यहाँ पे भी कितने हैं 2 और 2 4, और ऑक्सीजन यहाँ पे 2 थे और मेरा 2 से इसकी मल्टीप्लाई तो 2 ऑक्सीजन। तो ये रिएक्शन भी क्या हो गई हमारी, बैलेंस हो गई। समझ में आ गया आपको। तो इस तरीके से हमने इसको बैलेंस कर दिया। अब चलते हैं इसमें अगली पे। तो स्टूडेंट्स अब देखते हैं अगली प्रॉब्लम को। तो यहाँ पे क्या है, NaOH, यहाँ पे H2SO4, और यहाँ क्या है Na2SO4 और प्लस में H2O। तो यहाँ पे पहले सोडियम का नंबर देखेंगे, जिसे Na कहते हैं सोडियम को। तो Na यहाँ पे 1 है, जबकि यहाँ पे Na कितने 2 हैं, तो यहाँ पे Na ज़्यादा है, यहाँ कम है, तो मैंने क्या करा, एक 2 लगा दिया आगे। तो आगे लगाने की वजह से 2 सोडियम यानी कि 2 Na हो गया, यहाँ पे भी 2 Na हो गया, तो ये तो बैलेंस हो गया Na तो। लेकिन और जो एलिमेंट है उनको देखेंगे, यहाँ पे SO4 पूरा 1 है, यहाँ पे भी SO4 पूरा 1 है, यानी कि ये तो इक्वल है, इसको छेड़ेंगे नहीं हम। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन कितने 2, और यहाँ पे 2 से इसकी मल्टीप्लाई तो ये भी 2 हाइड्रोजन, तो कुल मिला के 4 हाइड्रोजन है, जबकि यहाँ कितने सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन है, यानी कि यहाँ ज़्यादा है यहाँ कम है। उसके अलावा 2 की इस ऑक्सीजन से मल्टीप्लाई है तो 2 ऑक्सीजन है यहाँ पे, और यहाँ पे कितना एक सिंगल ऑक्सीजन है ना, क्योंकि ये तो SO4 का तो अलग ही केस है, SO4 इक्वल है, SO4 इक्वल है, Na2 इक्वल है, Na2 इक्वल है, लेकिन यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, और ये यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, कुल मिला के 4 हाइड्रोजन इधर है और 2 ऑक्सीजन इधर है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है। तो मैंने क्या करा, पहले तो इसको यूँ उतारा, इसको यूँ उतारा, इसको यूँ उतारा, यहाँ कम थे तो मैंने यहाँ लगाया 2 लगाने से 2 ऑक्सीजन हो गए, और 2 2 जा 4 हाइड्रोजन हो गए, तो 4 हाइड्रोजन, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन, कुल मिला के 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 की से मल्टीप्लाई तो 2 ऑक्सीजन, या 2 सोडियम या 2 सोडियम, या SO4 यहाँ SO4। समझ में आता है। तो ये भी आपका बैलेंस हो गया अच्छे से।
अब इसमें अगला प्रॉब्लम है, इसको मैंने इसलिए दिया क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम है NaCl AgNO3, AgCl NaNO3। तो यहाँ पे Ag एक है, यहाँ पे Ag एक है, यहाँ पे Cl एक है, यहाँ पे Cl एक है, यहाँ Na एक है, यहाँ पे Na एक है, यहाँ पे NO3 पूरा एक है, यहाँ NO3 पूरा एक है। तो इसमें कोई भी अनबैलेंस यानी कि यहाँ पे कोई भी ऐसा आइटम नहीं है जो ज़्यादा या कम हो किधर, यानी कि दोनों तरफ इक्वली है सब कुछ। इसका मतलब ये जो रिएक्शन है वो क्या है, ऑलरेडी बैलेंस। तो अगर आपको पेपर में ऐसा कोई क्वेश्चन मिल जाए तो आप उसको सीधा ये लिख देगा, अगर वो पहले से बैलेंस है तो ऑलरेडी बैलेंस, तो इसको हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पहले से ही बैलेंस है। तो दोस्तों आई होप आप सभी को ये जो टॉपिक है अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे। तो स्टूडेंट्स अब हम इस चैप्टर में आगे पढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस जो पेपर में आने के जिनके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो उन रिएक्शंस का नाम है एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ये जो रिएक्शंस होती हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, पेपर में आने के इनके बहुत ही ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो इनको हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो रिएक्शन है उसका नाम है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, उसको पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो स्टार्ट करते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन को। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें जब भी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा तो प्रोडक्ट के बनने के साथ साथ हीट भी रिलीज होगी, उसको कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यानी कि कोई भी रिएक्शन जिसमें जब भी रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट बना रहा है यानी कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है तो प्रोडक्ट के बनने के साथ साथ हीट भी साथ में रिलीज होती है, उसी रिएक्शन को कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब मैं आपको इसके एग्जांपल के द्वारा बताता हूँ। जैसे कि भाई हम कोयले को जला रहे हैं, तो कोयला जब जलेगा तो कोयले से क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी और साथ में निकलेगी हीट। तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गई। उसके अलावा आप कुछ और ले सकते हैं, जैसे कि हम अपने घर में गैस सिलेंडर में जो गैस जलाते हैं उसको भी अगर हम जलाएंगे तो वो जब जलती है तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और आपकी क्या निकलती है, साथ में हीट निकलती है। तो कोई भी रिएक्शन जिसमें जब भी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है तो साथ में हमारे हीट रिलीज होती है, उसी को कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब आती है इसकी डेफिनेशन क्या है। तो देखिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन की डेफिनेशन क्या है, रिएक्शंस इन विच हीट इज रिलीज विद फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि वो रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होती है प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के साथ, आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, उनको कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एग्जाम्पल क्या है, जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल इसका बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, यानी कि नेचुरल गैस जो हम उसको जलाते हैं उसको अगर हम जलाएंगे, जैसे हमारा जो नेचुरल गैस का फॉर्मूला है CH4, इसको मीथेन भी कहते हैं नेचुरल गैस को। तो जब हम इसको जला रहे हैं तो ये कोई भी चीज़ जब भी जलती है तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है, बिना ऑक्सीजन के कोई भी चीज़ नहीं जल सकती। आपने देखा होगा अगर आग जल रही है और अगर हम वहाँ से ऑक्सीजन को हटा देंगे तो वो जल नहीं जलेगी, क्योंकि कोई भी जो चीज़ होती है वो ऑक्सीजन गैस के बिना नहीं जल सकती। तो यहाँ पे मीथेन जब हमारी गैस जल रही है यानी कि नेचुरल गैस जब जल रही है ऑक्सीजन के साथ, तो प्रोडक्ट में क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, साथ में वाटर बन रहा है गैस के फॉर्म में, और यहाँ बन रहा है हीट। तो ये जो रिएक्शन है इसमें प्रोडक्ट में हमारा हीट भी रिलीज हो रहा है, इसी वजह से ये एग्जाम्पल है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल देखिए, बर्निंग ऑफ कोल। तो कोयला जो है, कोल को कोयला कहते हैं। अब आते हैं आगे। तो जब हम कोल को जला रहे हैं तो उसमें भी हीट रिलीज होगी, तो इसकी रिएक्शन देखिए देख लीजिए। जैसे यहाँ सी है, कभी भी अगर सिंगल में सी लिख करके दिखा रखा है इसका मतलब है कि वो कोल है यानी कि वो कोयला है। तो सी है कौन सी फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में, यानी कि कोयला जो है हमारा सॉलिड फॉर्म में है। और उसको जब हमने जलाया तो उनने ऑक्सीजन से रिएक्शन करा और वो फिर आगे जाकर जलने के बाद जो प्रोडक्ट बनता है तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और साथ में निकलती है हीट। तो ये भी एग्जाम्पल किसका हो गया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। उसके बाद तीसरा एग्जाम्पल है जो आपने देखा सुना होगा उसके बारे में, एक होता है हमारा रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन आपको पता होगा, नॉर्मली जो बच्चे होते हैं उनको ये पता होता है कि भाई रेस्पिरेशन में क्या होता है कि ऑक्सीजन गैस को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। क्या होता है कि रेस्पिरेशन वो प्रोसेस होती है जिसमें हम ऑक्सीजन गैस को लेते हैं, किस लिए लेते हैं, जो हमारे बॉडी में ग्लूकोज होता है उसको तोड़ने के लिए। तो ऑक्सीजन गैस को हम लेते हैं ग्लूकोज को बॉडी के अंदर तोड़ने के लिए। जब ये रिएक्शन होती है, जब हम ऑक्सीजन को ले रहे हैं, ग्लूकोज टूट रहा है, तो साथ में रिलीज होता है एज ए प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर, और हमारा जो एनर्जी है यानी कि जो हीट है वो रिलीज होती है। तो इसलिए ये हमारी जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है हमारी बॉडी के अंदर की, वो भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है। तो देखिए एग्जाम्पल थर्ड, रेस्पिरेशन यानी कि ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज बाय यूज ऑफ ऑक्सीजन गैस, यानी कि ग्लूकोज को ऑक्सीजन गैस के द्वारा तोड़ना। तो देखिए यहाँ पे ग्लूकोज का फॉर्मूला था C6H12O6, ये ग्लूकोज है। अगर हमने इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा यानी कि ऑक्सीजन के साथ ग्लूकोज टूटा, यानी कि हमारी सेल में बॉडी में ये रिएक्शन होती है, तो प्रोडक्ट बनता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2, 6CO2 प्लस में 6H2O यानी कि वाटर का मॉलिक्यूल, और प्लस में साथ में बनती है एनर्जी। तो इसी वजह से ये भी हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में एक बार फिर बताता हूँ, वो रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट के बनने के साथ साथ हीट भी रिलीज होती है, हीट भी बोल सकते हैं, एनर्जी भी बोल सकते हैं, वो रिलीज होती है, तो उसको कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन।
तो दोस्तों आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे अगली रिएक्शन पे जिसका नाम है एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है उसको पढ़ते हैं हम। तो स्टूडेंट्स अब आती है एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? वो रिएक्शन जिसमें जब भी हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाएंगे तो हमको रिएक्टेंट को हीट देनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी, उसके बाद ही रिएक्टेंट हमारा प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। यानी कि जब भी हमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाना है तो रिएक्टेंट को एनर्जी हीट देनी पड़ेगी, उसके बाद ही रिएक्टेंट हमारा प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, और उसी रिएक्शन को कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसे एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। अगर मेरे को खाने को पकाना है, जैसे चाय देख लीजिए, चाय को जैसे हम बनाते हैं, तो अगर हमें चाय बनानी है तो हमें बेसिकली क्या करना पड़ेगा, सब चीज़ों को मिला करके उसको गर्म हीट करना पड़ेगा, तभी हमें टी मिलेगी, जब भी चाय मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। तो ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल हो सकता है। उसके अलावा जैसे आपने देखा है कि पानी है, पानी को अगर हमें बॉयल करना हो, अगर पानी को उबालना हो, तो उसको उबालने के लिए भी हीट करना पड़ता है, तो वो एनर्जी हीट को ले रहा है, तभी तो वो हमें गर्म पानी मिल रहा है उससे। तो ये भी एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है। उसके अलावा आप देख सकते हैं जैसे मेटल है, कोई भी धातु है, कोई भी मेटल है, अगर हम उसको पिघलाएंगे तो हमें उसे गर्म करना पड़ेगा, गर्म होने के बाद ही वो पिघलेगा। तो अगर वो सॉलिड से लिक्विड में स्टेट में गया तो हमको क्या करना पड़ा, हमको हीट देनी पड़ी, तो तभी हमारा सॉलिड किस में कन्वर्ट हुआ है, हमारा लिक्विड में, यानी कि सॉलिड मेटल लिक्विड मेटल में कन्वर्ट हो गया बाय यूज ऑफ हीट। तो कोई भी रिएक्शन जिसमें जब भी रिएक्टेंट को हमें प्रोडक्ट में बनाना है तो हमें रिएक्टेंट को एनर्जी या हीट देनी पड़ेगी, तभी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। उसी रिएक्शन को कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब आती है इसकी डेफिनेशन क्या है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन, इसकी डेफिनेशन क्या है? रिएक्शन इन विच हीट या एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड या यूज, एब्जॉर्ब होगी और या यूज होगी बाय रिएक्टेंट, रिएक्टेंट उसको एब्जॉर्ब या यूज करेगा टू फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, किसके लिए? प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के लिए, आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन, उनको कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। एग्जांपल पहला देखिए, बॉइलिंग ऑफ वाटर। अगर मैं पानी को उबालना है, जैसे पानी यहाँ पे H2O लिक्विड फॉर्म में है, और उसको अगर मैंने हीट करा, गर्म करा, तो वो किस में चला जाएगा, गर्म होकर के गैस की फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। तो ये हमारा कौन सी रिएक्शन है? एंडोथर्मिक। दूसरा देखिए, कुकिंग ऑफ फूड। अगर आप खाने को पकाते हैं, तो कोई भी खाना पका रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो हमें उसे गर्म करना पड़ेगा, तभी वो हमारा पकेगा आगे जाके। तो ये भी एंडोथर्मिक में एग्जाम्पल में रिएक्शन में आता है। अब आता है तीसरा एग्जाम्पल। तो मेल्टिंग ऑफ मेटल्स, यानी कि कोई भी धातु, मेटल जैसे आयरन, कॉपर, कुछ भी, अगर हम उसे मेल्ट करना है, उसको पिघलाना है, तो हमको उसे हीट करना पड़ेगा, एनर्जी उसको देनी पड़ेगी, तभी वो होगा। तो ये भी एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल आता है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है एंडोथर्मिक रिएक्शन का, वो है फोटोसिंथेसिस। देखिए, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के बारे में आपको थोड़ा बहुत तो पता होगा कि भाई जो प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड खुद बनाते हैं बाय यूज़ ऑफ सनलाइट इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, जो उनका ग्रीन पिगमेंट होता है, और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के वो अपना फूड बनाते हैं, जो कि होता है उनका ग्लूकोज, और साथ में रिलीज होती है ऑक्सीजन गैस। तो यहाँ पर जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है वो किसकी वजह से हो रही है? सनलाइट की वजह से हो रही है। यानी कि जो सनलाइट की जो हमारी फोटो एनर्जी है, जो हीट एनर्जी है, वो हमारा जो प्लांट है सन से ले रहा है, लाइट में से। तो इसी वजह से फोटोसिंथेसिस भी हमारी एक एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है। तो ये आप याद रखिएगा। सो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इन प्लांट्स परफॉर्म बाय यूज ऑफ सनलाइट एनर्जी, यानी कि सनलाइट की एनर्जी की यूज के बाद वजह से ही ये रिएक्शन हो रही है, इसीलिए फोटोसिंथेसिस भी एंडोथर्मिक रिएक्शन का ही एक एग्जांपल है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं इस चैप्टर में आगे। तो स्टूडेंट्स, अब इस चैप्टर में आगे आता है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी कि केमिकल रिएक्शन के क्या टाइप्स होते हैं, उसको हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। और ये जो हम पढ़ेंगे अब इसमें से, चैप्टर में से, ये टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये पक्का पेपर में से एक ना एक कोई रिएक्शन आती है, तो इसको ध्यान से फोकस करके पढ़िएगा। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो केमिकल रिएक्शन के टाइप्स कितने प्रकार की होती है? तो 4 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? पहली कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसका दूसरा नाम है सिंथेसिस रिएक्शन। सेकंड आती है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तीसरी आती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चौथी आती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन के 4 टाइप्स होते हैं, और इन चारों टाइप में से कोई ना कोई एक रिएक्शन आपकी पक्का पेपर में आनी होगी इस चैप्टर में से। तो इसलिए चारों केमिकल रिएक्शन को अच्छे से आप समझ के पढ़िएगा। तो पहली केमिकल रिएक्शन है जिसका नाम क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, या इसका एक और नाम होता है कंपोजिशन रिएक्शन, और एक और नाम होता है सिंथेसिस रिएक्शन। आपकी बुक में मेनली कॉम्बिनेशन रिएक्शन इसका नाम दे रखा होगा। तो अब आता है इसका मतलब क्या है। तो आपको थोड़ा बहुत पता होगा कि भाई कॉम्बिनेशन का मतलब होता है जुड़ना या मिलना। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है? जब दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट आपस में मिल करके सिर्फ एक सिंगल प्रोडक्ट को ही बनाएंगे, उसी रिएक्शन को कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यानी कि दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट सब आपस में कंबाइन हो गए, सब मिल गए, और सब मिल करके सिर्फ एक ही प्रोडक्ट में चले गए, यानी कि एक ही प्रोडक्ट उन्होंने बनाया, उसी को कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? ए रिएक्शन इन विच टू और मोर, यानी कि दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स कंबाइन माने जुड़ गए,
टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट, और मिलके उन्होंने एक सिंगल प्रोडक्ट को बनाया, आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन, उसको कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन का सिंबल क्या होता है, तो ये होता है जैसे एक्स प्लस में वाई, यानी कि दो रिएक्टेंट है, एक एक्स है और एक वाई है, ये दोनों आपस में जुड़ गए और जुड़ के एक सिंगल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए जो कि है एक्स वाई। तो इसी वजह से ये आपका रिप्रेजेंटेशन है, सिंबल है किसका, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। अब हम इस कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जांपल को पढ़ेंगे जो कि आपकी एनसीईआरटी के हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे अब इन्हें। तो स्टूडेंट्स पहला एग्जांपल आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, जो है बर्निंग ऑफ कोल। जैसे देखिए यहाँ पे बर्निंग ऑफ कोल यानी कि कोयले को जला रहे हैं, तो कोयले को सी से, सिंगल सी से शो करते हैं। तो सिंगल सी है कोयला आपका यानी कि कोल, और उसको जब हमने जलाया तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, और दोनों ने मिलके आपस में रिएक्शन करके सिर्फ एक गैस निकाली है जो कि है कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ रिएक्टेंट दो है, जबकि आपका जो प्रोडक्ट बना है दोनों से मिलकर वो सिंगल है, एक है। तो इसलिए एग्जाम्पल है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। तो कोल, ऑक्सीजन गैस और मिलकर दोनों क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, तो ये आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन का पहला एग्जांपल है। सेकंड एग्जांपल आता है फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस। तो यहाँ पे वाटर बनता है, वाटर आपको पता है कैसे बनता है, ऑक्सीजन गैस और हाइड्रोजन गैस जब मिल जाती हैं तो दोनों मिल करके एक कंपाउंड बनाते हैं जो क्या होता है आपका वाटर। तो यहाँ देखिए H2 जो कि आपका हाइड्रोजन गैस है, और यहाँ क्या है प्लस में O2 यानी कि ऑक्सीजन गैस, दोनों आपस में कंबाइन हो गए और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाया वाटर। तो इसी वजह से ये भी एग्जांपल किसका हो गया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, क्योंकि दो मिलकर एक बना रहे हैं। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है आपकी एनसीईआरटी का। क्या होता है कि एक होता है आपका कैल्शियम ऑक्साइड जिसको बोलते हैं क्विक लाइम। तो कैल्शियम ऑक्साइड या क्विक लाइम जो होता है हमारा, अगर मैं उसको पानी में घोल दूंगा, जिसको चूना भी कहते हैं, तो चूना हिंदी में उसको कहते हैं, तो चूना या क्विक लाइम या उसको बोलते हैं हम कैल्शियम ऑक्साइड, अगर मैं उसको पानी में घोल दूंगा तो पानी में घुलने के बाद ये जो आपका होगा आगे जाकर प्रोडक्ट बनाएगा जो होगा कैल्शियम और हाइड्रोक्साइड, या उसको बोलते हैं लाइम वाटर यानी कि चूने का पानी। तो चूने को जब मैंने पानी में घोला तो ये पानी में घुलने के बाद क्या किस में कन्वर्ट हो गया, चूने के पानी में, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में, या उसे कहते हैं लाइम वाटर। तो यहाँ पे भी दो मिलकर के एक को बना रहे हैं। तो इसी वजह से ये भी आपका किसका एग्जांपल है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। तो देखिए कैसे है, तो क्विक लाइम, इसका दूसरा नाम है कैल्शियम ऑक्साइड, रिएक्ट विगरसली, विगरसली माने बहुत तेजी से रिएक्ट करता है विद वाटर, पानी के साथ, एंड टू फॉर्म स्लेक्ट लाइम, और बनता है उसे स्लेक्ट लाइम। स्लेक्ट लाइम माने वही आपका चूने का पानी, या इसका दूसरा नाम क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या फिर लाइम वाटर यानी कि चूने का पानी, एंड रिलीजिंग हीट। और जब ये रिएक्शन होती है तो थोड़ी इसमें हीट भी रिलीज होती है, और इसी वजह से देखिए यहाँ पे CaO है जिसको क्विक लाइम में कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं, और प्लस में पानी, पानी के साथ दोनों ने आपस में रिएक्शन करी इन्होंने और मिलकर के सिर्फ एक सिंगल प्रोडक्ट बनाया CaOH की होल टू है, जिसको बोलते हैं लाइम वाटर या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि चूने का पानी। तो दो मिलकर के एक बना रहे हैं, इसी वजह से ये भी आपका एग्जाम्पल है आपका जो आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है उसका। तो आई होप आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा। इस रिएक्शन में बस ये है कि ये रिएक्शन थोड़ी इंपॉर्टेंट इसी वजह से है क्योंकि इस रिएक्शन में जब भी चूना हमारा पानी से रिएक्शन करता है और चूने का पानी बनता है तो साथ में हीट भी रिलीज होती है, और हीट अगर रिलीज हो रही है तो किसका एग्जांपल हो गया, ये हो गया आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन का, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन ही ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें जब भी प्रोडक्ट बनेगा तो साथ में हीट भी रिलीज होगी। तो इसी वजह से ये जो आपकी रिएक्शन है ये आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन का भी एक एग्जाम्पल होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ही। तो इसी वजह से ये इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं सेकंड रिएक्शन पे जिसका नाम क्या है आपका डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है इसको पढ़ते हैं अब अच्छे से। तो स्टूडेंट्स अब आती है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन हमारी दूसरी रिएक्शन होती है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में। तो इसको अब समझते हैं क्या होता है। तो आप ये समझ सकते हैं कि जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है वो जस्ट उल्टा होता है हमारा किसका, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। क्योंकि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो से एक बनता है यानी कि दो रिएक्टेंट मिल करके एक बना रहे हैं, लेकिन डीकम्पोजिशन में क्या होता है हमेशा एक सिंगल रिएक्टेंट होगा, और एक सिंगल रिएक्टेंट जो होता है वो दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट को बनाता है, यानी कि उल्टा है जस्ट किसका, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। तो क्या है कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें हमारा सिर्फ एक हमेशा एक सिंगल रिएक्टेंट होता है और वो टूट जाता है दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट में, यानी कि दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट को वो बनाता है, उसी को कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। और इसी वजह से डीकम्पोजिशन रिएक्शन और आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक दूसरे के हमेशा अपोजिट होते हैं। तो देखिए इसकी लैंग्वेज क्या है। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन, तो रिएक्शन इन विच ए सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन टू गिव टू और मोर प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी कि वो रिएक्शन जिसमें एक सिंगल रिएक्टेंट जो होगा वो ब्रेक डाउन हो जाएगा माने टूट जाएगा दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट में, उसको कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब आता है इसका किस तरीके से रिप्रेजेंटेशन है। तो देखिए जैसे एक एक्स वाई सिंगल हमारा रिएक्टेंट है तो वो टूट गया है हमारे दो प्रोडक्ट में, एक्स में और एक वाई में। तो इसी वजह से ये आपका रिप्रेजेंटेशन है डीकम्पोजिशन रिएक्शन का।
अब आपके जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन के एग्जांपल्स हैं जो एनसीईआरटी में बहुत इंपॉर्टेंट है आते हैं, तो उसको पढ़ते हैं। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो है हमारा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन आर अपोजिट टू कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन का वो अपोजिट है। अब आते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन के एग्जाम्पल। तो इसका फर्स्ट एग्जाम्पल आता है, जैसे देखिए यहाँ पे 2FeSO4, इसका नाम है फेरस सल्फेट, या इसका एक और नाम हो सकता है आयरन सल्फेट। क्यों? क्योंकि Fe हमारा क्या होता है, आयरन होता है, या इसे फेरस भी कहते हैं। तो SO4 किसी के पीछे होता है उसको कहते हैं सल्फेट, इसी वजह से इसका नाम क्या हो गया, फेरस सल्फेट या फिर आयरन सल्फेट। तो ये हमारा पूरा एक जो था आयरन सल्फेट, इसको जब हमने हीट करा तो ये टूट गया तीन प्रोडक्ट में। कौन कौन से में? तो पहला Fe2O3 जिसका नाम है फेरिक ऑक्साइड, फिर SO2 जिसका नाम है सल्फर डाइऑक्साइड गैस, और फिर आपका SO3 यानी कि सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। तो यहाँ इंपॉर्टेंट ये है कि एक सिंगल आपका रिएक्टेंट था जो टूट गया है हम आपके 3 प्रोडक्ट में। इसी वजह से ये आपका एग्जाम्पल है किसका, डीकम्पोजिशन रिएक्शन का। फिर आता है दूसरा एग्जाम्पल। अब दूसरा एग्जाम्पल क्या है आपका, जो आपका लाइमस्टोन होता है यानी कि चूने का जो पत्थर होता है, उसको अगर हम हीट करेंगे तो वो टूटता है आपका किसमें, CaO में, यानी कि चूने में, और साथ में निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो देखिए कैसे, तो CaCO3 इसका नाम है लाइमस्टोन। अगर मैं बोलूँ साइंटिफिक नेम क्या है, तो उसका नाम है कैल्शियम। कैल्शियम और CO3 को बोलते हैं कार्बोनेट, तो कार्बोनेट, तो नाम क्या हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब मैंने हीट करा तो टूट गया किसमें, CaO में, जिसको बोलते हैं हम चूना यानी कि क्विक लाइम, या फिर उसका दूसरा नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। और साथ में रिलीज होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो यहाँ पे भी एक सिंगल रिएक्टेंट से 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो ये भी किसका एग्जाम्पल हो गया, आपका डीकम्पोजिशन रिएक्शन का। तो अब चलते हैं इसके आगे एग्जाम्पल पे। अब एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि हमारा जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है यानी कि जो हमारा CaO होता है, उसको यूज़ करा जाता है सीमेंट बनाने में, इसलिए एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कैल्शियम ऑक्साइड यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट, यानी कि सीमेंट इससे बनाया जाता है। उसके बाद तीसरा एग्जाम्पल आता है आपका डीकम्पोजिशन रिएक्शन का, जो कि देखिए ये रहा 2Pb ब्रैकेट में NO3 की होल ट्वाइस, इसको बोलते हैं लेड, और NO3 को कहते हैं नाइट्रेट, तो नाम हो जाएगा लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट हमारा सॉलिड फॉर्म में है, जब मैंने उसको हीट करा, गर्म करा, तो वो टूट गया तीन आपके अलग अलग प्रोडक्ट्स में, जो कि आपका क्या है, PbO, इसका नाम है लेड ऑक्साइड, और इसका नाम है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, और इसका नाम है ऑक्सीजन गैस। तो यहाँ पे आपका लेड नाइट्रेट जो है वो ब्रेक डाउन हो गया आपका 3 अलग अलग प्रोडक्ट में, तो एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन हो गया 3 अलग अलग प्रोडक्ट में। इसी वजह से ये भी किसका एग्जाम्पल हो गया, आपका डीकम्पोजिशन रिएक्शन का। सो इन दिस डीकम्पोजिशन रिएक्शन ब्राउन फ्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस आर एमिट, यानी कि जब भी ये वाली जो रिएक्शन होती है हमारी, ये जब भी परफॉर्म होगी तो इसमें ब्राउन फ्यूम्स निकलती हैं, यानी कि जो भूरा है वो एक भूरा सा धुआं निकलता है, और ये भूरा धुआं कौन सी गैस का होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस का होता है। तो इसमें से ये पूछ लिया जाता है कि एक रिएक्शन हो रही है उसमें ब्राउन फ्यूम्स निकल रही है, किसकी निकल रही है, तो आपको हमेशा लिख के आना है कि वो किसकी निकलती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस की निकलती है, NO2 की निकलती है। तो अब इसका अगला एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, इफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन परफॉर्म बाय यूज ऑफ हीट। देखिए अभी हमने जो इसके एग्जांपल पढ़े, जैसे ये पढ़ा है, इसमें भी आपको देखा आपने कि लेड नाइट्रेट आपका टूटा 3 अलग अलग प्रोडक्ट में, किसके द्वारा, हीट के द्वारा। हीट का यूज़ करा तभी तो ये हुआ, और उससे पहले भी ऐसा ही हुआ था, हीट का यूज़ हुआ तभी आपका जो रिएक्टेंट है वो टूटा है प्रोडक्ट में। तो अगर कभी भी डीकम्पोजिशन रिएक्शन आपकी हीट की वजह से होती है, यानी कि हीट के यूज़ की वजह से रिएक्टेंट टूटता है 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट में, तो उस डीकम्पोजिशन रिएक्शन को हम दूसरे नाम से भी बोल सकते हैं, और वो नाम है उसका थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, क्योंकि वो हीट की वजह से हो रहा है, हीट को कहते हैं थर्मल। सो इफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन परफॉर्म बाय यूज ऑफ हीट, यानी कि वो कैरिड आउट हो रही है, परफॉर्म हो रही है हीट की वजह के यूज़ के वजह से, सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो उसको क्या कह सकते हैं हम, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन कह सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब एक इसका फोर्थ एग्जाम्पल आता है। फोर्थ एग्जाम्पल क्या है कि वाइट सिल्वर क्लोराइड, एक आपका सिल्वर क्लोराइड होता है, सिल्वर क्लोराइड को कहते हैं AgCl, तो इसका कलर होता है वाइट। तो अगर हम AgCl वाइट सिल्वर क्लोराइड को अगर हम सनलाइट में रख देते हैं, तो सनलाइट में रखने की वजह से इसका जो कलर होता है वाइट सिल्वर क्लोराइड का, वो वाइट से ना होकर के चेंज हो जाता है किसमें, ग्रे कलर में। और ये जो रिएक्शन होती है हमारी सनलाइट की प्रेजेंस में होती है, और ये होती किस वजह से, तो ये पढ़ेंगे। तो देखिए वाइट सिल्वर क्लोराइड चेंज इन ग्रे कलर, यानी कि वो ग्रे कलर में बदल गया इन प्रेजेंट ऑफ सनलाइट, सनलाइट के प्रेजेंट में, ड्यू टू डीकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन गैस। क्यों हुआ ये, क्योंकि सिल्वर क्लोराइड किस में टूट गया, सिल्वर में, और आपका क्लोरीन गैस में। तो इसकी इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन ये रही। तो 2AgCl है, ये आपका है सिल्वर क्लोराइड, Ag सिल्वर को कहते हैं, Cl क्लोरीन को कहते हैं, तो नाम मिलके बनता है सिल्वर क्लोराइड।
ये अगर जब मैंने इसको सनलाइट में रखा, ये वाइट कलर का था, तो ये टूट गया किस में, Ag यानी कि सिल्वर में सिंगल, और आपका Cl2 यानी कि क्लोरीन गैस में। और ये जो रिएक्शन हुई है हमारी, इसी वजह से इसका जो कलर था वाइट सिल्वर क्लोराइड का, वो हमारा किस में हो गया, आपका ग्रे कलर में हो गया, क्योंकि ये आपका यहाँ पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया था इसी वजह से। अब इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि एक और ऐसी कंपाउंड होता है जिसका नाम है आपका सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड जो होता है उसको कहते हैं AgBr। तो यहाँ देखिए AgBr है। अगर मैं AgBr भी वाइट कलर का ही होता है और उसको भी अगर मैं सनलाइट में रखूंगा तो वहाँ पे भी ऐसे ही होगा कि AgBr टूट जाएगा, Ag में अलग और Br में अलग। तो यहाँ भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गई, यहाँ पे भी एक सिंगल रिएक्टेंट से दो अलग अलग प्रोडक्ट बन गए। तो ये रिएक्शन जस्ट ऊपर वाले की तरह ही, तो इसलिए लिख रखा है सिल्वर ब्रोमाइड ऑल्सो बिहेव लाइक दिस रिएक्शन, यानी कि ये जो रिएक्शन थी इसी की तरह ये बिहेव कर रहा है हमारा सिल्वर ब्रोमाइड भी सिल्वर क्लोराइड की तरह। तो ये उसकी इक्वेशन लिखवा दी है। अब आता है कि इन रिएक्शनों को कहाँ यूज़ करते हैं, ये दोनों रिएक्शन जो आपके डिकम्पोजिशन वाले जो सनलाइट की वजह से हो रही है। सो दिस रिएक्शन यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। ब्लैक एंड द वाइट फोटोग्राफी, ये हमारी रिएक्शंस होती हैं, आगे जाके आप हायर क्लासेस में इसको पढ़ेंगे अच्छे से। तो इन रिएक्शनों को उसमें यूज़ करते हैं। तो लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि ये भी हमारा एग्जाम्पल किसका है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। और इसमें एक चीज़ और है कि ये जो हमारी रिएक्शन है किसकी वजह से हो रही है, सनलाइट के यूज़ की वजह से। तो देखिए यहाँ पे जो सिल्वर क्लोराइड था हमारा, वो टूट गया सिल्वर में और क्लोरीन में बाय यूज़ ऑफ सनलाइट। तो अगर कोई भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन अगर हमारी सनलाइट की वजह से हो रही है, सनलाइट के यूज़ की वजह से हो रही है, तो उस डिकम्पोजिशन रिएक्शन का दूसरा नाम हो जाएगा फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे अगर हीट की वजह से हो रहा था तो हमने उसका दूसरा नाम क्या रखा था, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ऐसे इसका नाम हो जाएगा फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो देखिए आगे इसका पॉइंट क्या है। तो देखिए, इफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन परफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट, यानी कि अगर डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमारी सनलाइट की प्रेजेंस की वजह से हो रही है, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड द फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो उसको हम फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी हम कह सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में अगली रिएक्शन। फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती क्या है, मैं आपको समझाता हूँ अच्छे से। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, इसका डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है किसी चीज़ को उस जगह से हटा देना, यानी कि रिमूव कर देना, उसको हटा देना, डिस्प्लेसमेंट उसका कर देना, उसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें क्या होता है कि एक हाईली रिएक्टिव एलिमेंट एक लीस्ट रिएक्टिव यानी कि लो रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड में से हटा देता है, यानी कि उसको डिस्प्लेस कर देता है और नया प्रोडक्ट बनता है। तो उसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी कि दोबारा मैं आपको बताता हूँ कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें एक हाईली रिएक्टिव एलिमेंट वो लो रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से हटा देगा और उसकी जगह ले लेगा और फिर नया प्रोडक्ट ये बनेगा हमारा। इसी को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे कि भाई आप हैं, आप एक चेयर पे बैठे हैं, तो अगर आपको हटा करके कोई एक दूसरा ताकतवर इंसान आया और उसने आपको हटा कर दिया और आप खुद चेयर पे आपकी बैठ गया, तो उसने आपको क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, हटा दिया। तो ये आप उसको इस तरीके से रिलेटेबल कर सकते हैं। अब आती है इसकी डेफिनेशन क्या है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होती है, ए रिएक्शन इन विच हाईली रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड, यानी कि एक हाईली रिएक्टिव एलिमेंट लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देता है, माने रिमूव कर देता है, मतलब हटा देता है। तो इस कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। अब आप इसको इसके एग्जांपल से और अच्छे से समझेंगे। तो जैसे एग्जांपल फर्स्ट देखिए, यहाँ पे क्या है Fe बोले तो आयरन यानी कि लोहा, और इसको हमने क्या है यहाँ पे ये एक आपका आयरन है सिंगल, और यहाँ पे क्या है CuSO4। तो यहाँ पे कुल मिलाकर के दो रिएक्टेंट है। तो क्या होता है, प्रोडक्ट क्या बनता है, FeSO4 प्लस में Cu बनता है। तो हुआ क्या, Fe ने Cu को उसकी जगह से हटा दिया, यानी कि उसको डिस्प्लेस कर दिया। तो Fe Cu को हटा के चिपक गया यहाँ पे SO4 के साथ, तो क्या बन गया FeSO4। और Cu जो था अब वो अकेला हो गया, जैसे पहले आयरन अकेला था अब Cu अकेला हो गया। तो क्या हुआ, रिएक्टेंट में एक हाईली रिएक्टिव एलिमेंट ने लो रिएक्टिव एलिमेंट जो कि यहाँ पे कॉपर है लो रिएक्टिव, और हाईली रिएक्टिव यहाँ पे आयरन है, तो आयरन ने कॉपर को हटाया और हटा करके खुद उसकी जगह SO4 के साथ चिपक गया और कॉपर हो गया अलग। तो इसी को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसका दूसरा एग्जांपल देख लीजिए। जैसे यहाँ पे Zn है, Zn बोलते हैं जिंक को, जिंक एक मेटल होता है और दोबारा से वही कंपाउंड है CuSO4 यानी कि कॉपर सल्फेट। अब कॉपर सल्फेट जो है हमारा, जब Zn ने जिंक ने से रिएक्शन करा तो Zn ने जो जिंक है आपका वो हाईली रिएक्टिव होता है और कॉपर लो रिएक्टिव है, तो जिंक ने कॉपर को उसके SO4 से अलग कर दिया और खुद जा करके उसकी जगह चिपक गया। तो देखिए Zn ने Cu को उसकी जगह से हटाया और SO4 के साथ खुद चिपक गया, तो क्या बन गया, अब यहाँ पे ZnSO4 और Cu जो था यहाँ से हटा वो अलग हो गया बिल्कुल। तो पहले Zn अलग था, अब Cu अलग हो गया, और यहाँ पे Cu की जगह Zn आ गया, तो ZnSO4 बन गया। तो यहाँ पे भी क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, जो जिंक है उसने कॉपर को उसके SO4 से डिस्प्लेस कर दिया।
अब आता है तीसरा एग्जाम्पल, यहाँ पे पीबी है, पीबी को कहते हैं लेड। अब लेड जो पीबी है आपका, उसको हमने क्या करा, किसके साथ रखा है, CuCl2, इसका नाम है कॉपर क्लोराइड। Cu को कॉपर कहते हैं और यहाँ क्लोराइड है। तो लेड भी हाईली रिएक्टिव होता है किसके कंपेयर में, कॉपर के। तो लेड ने कॉपर को उसके Cl2 से अलग कर दिया, और Cu जो है आपका कॉपर वो अलग हो गया है, और Pb जो है वो Cl2 के साथ चिपक गया। तो क्या बन गया, PbCl2। और जो यहाँ पे Cl2 के साथ पहले कॉपर था वो अलग हो गया, जैसे लेड पहले अकेला था। तो इसमें भी क्या हुआ, तीनों रिएक्शन में आपने देखा कि कॉपर जो है वो लो रिएक्टिव है, लीस्ट रिएक्टिव है, और ये आयरन, जिंक और लेड जो है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। तो उन्होंने उसको उसकी जगह से हटाया और खुद जा करके उसके SO4 के साथ जा करके वो चिपक गए, या Cl2 के साथ चिपक गए। तो इसको ही हम बोलेंगे क्या, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि वो रिएक्शन जिसमें एक हाईली रिएक्टिव एलिमेंट लो रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड में से क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है, मतलब उसको रिमूव कर देता है, मतलब हटा देता है। उसी को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब एक ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसका क्या है कि इन ऑल एबव रिएक्शंस, यानी कि ऊपर की सारी रिएक्शन में Fe यानी कि आयरन, Zn माने जिंक, Pb माने लेड, आर मोर रिएक्टिव, ये ज़्यादा रिएक्टिव थे किसके मुकाबले, देन कॉपर, यानी कि कॉपर के मुकाबले। सो दे डिस्प्लेस रिमूव कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड, तो उन्होंने डिस्प्लेस कर दिया या रिमूव कर दिया, मतलब हटा दिया किसको, कॉपर को, किससे, फ्रॉम इट्स कंपाउंड, उसके कंपाउंड से। तो ये होता है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब आते हैं अगली फोर्थ रिएक्शन पे, जिसका नाम है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और ये आपका टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में लास्ट रिएक्शन है। तो स्टूडेंट्स, अब आती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसको कहते हैं, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है हमारा, एक तो उसका दूसरा नाम होता है एक डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी एक दूसरा नाम है, क्या नाम है, डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती क्या है, तो इसको आप ऐसे नहीं समझेंगे, आप इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। तो देखिए, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल इसका जो दे रखा है आपके एनसीईआरटी में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, वो ये है। तो यहाँ पे आपके दो कंपाउंड है, Na2SO4 है, और दूसरा कंपाउंड है BaCl2, दोनों एरो से पहले, यानी कि दोनों रिएक्टेंट है। अब क्या हुआ कि Na2 जो है आपका, उसने क्या करा, BaCl2 में से Ba को हटा दिया, यानी कि उसको डिस्प्लेस कर दिया, उसको हटा दिया, और खुद जा करके Cl2 के साथ जुड़ गया, यानी कि Na2 ने क्या करा, Ba को हटाया और खुद Cl2 के साथ जुड़ गया। अब जो Ba था वो अकेला हो गया, और Ba ने फिर क्या करा, वो जा करके SO4 के साथ चिपक गया, क्योंकि SO4 अब खाली हो गया, क्योंकि Na2 तो उससे SO4 से हट के Cl2 के साथ जुड़ गया। तो Ba ने क्या करा, वो SO4 के साथ जुड़ गया, और फिर इसीलिए प्रोडक्ट क्या बन गए, पहले था BaCl2 तो बन गया BaSO4, और NaSO4 था तो अब क्या बन गया, NaCl। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें एक्सचेंज होता है आयंस का। आयंस बोले तो नेगेटिव और पॉजिटिव जो हमारे चार्ज पार्टिकल्स होते हैं मेटल के, उनका एक्सचेंज होता है यहाँ पे, उसी को हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसकी लैंग्वेज क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, या क्या नाम है, डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, रिएक्शन इन विच, वो रिएक्शन जिसके अंदर देयर इज एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन टू रिएक्टेंट्स, यानी कि दो रिएक्टेंट के बीच में एक्सचेंज हो रहा है आयंस का, ठीक है, एंड मेक द टू न्यू प्रोडक्ट्स, और दो नए अलग प्रोडक्ट बन जाते हैं, आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसी को हम क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ पे Na2 ने Ba को हटा करके खुद Cl2 के साथ जुड़ गया तो बन गया NaCl, और फिर Ba जो था वो SO4 के साथ जुड़ गया तो बन गया BaSO4। तो इसी को कहते हैं हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो अब देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आएगा इस रिएक्शन में, ये जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का आपको एग्जांपल दे रखा है एनसीईआरटी में, इस रिएक्शन में इस ये जो हमारी केमिकल इक्वेशन है, इसमें जो ये BaSO4 है, तो ये जो BaSO4 है इसको बोलते हैं बेरियम सल्फेट, क्योंकि SO4 जिसके पीछे होता है वो सल्फेट होता है, Ba को कहते हैं बैरियम, तो बैरियम सल्फेट। तो बैरियम सल्फेट जो है हमारा इस रिएक्शन के अंदर जब ये होती है प्रोसेस, ये रिएक्शन जब होती है, तो बैरियम सल्फेट जो है हमारा वो वाटर में सोल्यूबल नहीं होता, यानी कि पानी में अगर मैं इसको बैरियम सल्फेट को घोलूंगा तो ये नहीं घुलता। और अगर कोई भी रिएक्शन जिसके अंदर कोई ऐसा प्रोडक्ट बने जो वाटर में डिजोल्व नहीं होता, वाटर में घुलता नहीं है, पानी में मिलता नहीं है, तो उसको हम कहते हैं प्रेसिपिटेट। क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट, याद रखना। और उस रिएक्शन को कहते हैं हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो देखिए क्या है, इन एबव केमिकल इक्वेशन, यानी कि इस केमिकल इक्वेशन में ए वाइट इंसॉल्युबल सब्सटेंस, एक वाइट कलर का इंसॉल्युबल सब्सटेंस बनता है, या जो कौन है आपका BaSO4 है, बेरियम सल्फेट है। तो उसको हम क्या कहेंगे यहाँ पे, अब क्योंकि वो इंसॉल्युबल है और वाइट कलर का सब्सटेंस है जो पानी में नहीं घुल रहा, इसलिए हम उसको क्या बोल देंगे, प्रेसिपिटेट बोलेंगे। तो आर कॉल्ड प्रेसिपिटेट, आर फॉर्म, वो बन गया। और यहाँ कौन है उसका एग्जांपल, अगर मैं बोलूँ प्रेसिपिटेट कौन है, तो BaSO4 है, जो क्या है, वाइट प्रेसिपिटेट है, इंसॉल्युबल है इन द वाटर, यानी कि पानी में नहीं घुलेगा। अब इसकी एक इंपॉर्टेंट जो ये रिएक्शन है उसको हम क्या बोलेंगे,
द रिएक्शन इन विच प्रेसिपिटेट या इंसॉल्युबल सब्सटेंस, प्रेसिपिटेट मतलब इंसॉल्युबल सब्सटेंस, आर फॉर्म्ड, यानी कि वो रिएक्शन जिसके अंदर प्रेसिपिटेट बनता है हमारा, आर कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। उसी रिएक्शन को हम क्या कह देते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो अगर मैं बोलूँ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन जो है उसका इक्वेशन लिख के दिखाओ या उसका एग्जांपल लिख के दिखाओ, तो आप इसी को एग्जांपल लिखेंगे। और अगर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है उसका एग्जांपल बोलें तो उसको भी आप यही लिखेंगे। समझ में आता है? तो ये आप याद रखिएगा कि किसी भी रिएक्शन में अगर कोई प्रोडक्ट में ऐसा प्रोडक्ट बन गया जो पानी में इंसॉल्युबल है, घुल नहीं रहा है, तो उसको कहते हैं प्रेसिपिटेट। और प्रेसिपिटेट के अलग अलग कलर हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे तो वाइट कलर है प्रेसिपिटेट का। तो ये आप याद रखिएगा। और रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहेंगे और जो नहीं घुल रहा उसे बोलेंगे प्रेसिपिटेट। तो अब चलते हैं इस चैप्टर में आगे। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पूरी तरह से खत्म हो गया है। आई होप आपको चारों तरह की जो केमिकल रिएक्शन थी वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब इस चैप्टर के एंड वाले पार्ट पे चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है जो पेपर में आने के जिसके ज़्यादा चांसेस होते हैं, जिसको कहते हैं ऑक्सीडेशन। और एक अगला जिसका टॉपिक है रिडक्शन। यह आपके चैप्टर का इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसको पढ़ेंगे अच्छे से, आप अच्छे से समझिएगा क्योंकि थोड़ा डिफिकल्ट भी है। तो पहला आता है ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन किसको कहते हैं? अगर कोई भी सब्सटेंस है हमारा, उसमें ऑक्सीजन गैस ऐड हो जाए, यानी कि कोई भी सब्सटेंस जिसमें ऑक्सीजन या तो जुड़ जाए, उसको हम कहेंगे ऑक्सीडेशन। या अगर कोई सब्सटेंस है जिसमें से हाइड्रोजन निकल जाए, तो उसको भी हम कहेंगे ऑक्सीडेशन। यानी कि दो केसेस हैं ऑक्सीडेशन के। अगर किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन जुड़ गया तो उसको भी मैं ऑक्सीडेशन बोलूँगा। और अगर किसी सब्सटेंस में हाइड्रोजन निकल जाए उसको भी मैं क्या बोलूँगा, ऑक्सीडेशन। तो उसकी डेफिनेशन क्या है इसको समझिए पहले। तो ऑक्सीडेशन किसको कहते हैं? इफ़ ए सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन, अगर कोई सब्सटेंस है जो ऑक्सीजन को ले ले तो उसको भी हम ऑक्सीडेशन बोलेंगे। या उसके अलावा और लॉस हाइड्रोजन, यानी कि अगर सब्सटेंस हाइड्रोजन को लॉस कर दे तो उसको भी हम ऑक्सीडेशन बोलेंगे। तो इफ ए सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन और लॉस हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, उसको कहते हैं ऑक्सीडेशन। अब इसको मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ। तो पहला एग्जांपल देखिए, कॉपर का है और ऑक्सीजन का है। तो कॉपर जो है उसके साथ ऑक्सीजन ऐड है और दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, CuO, यानी कि कॉपर ऑक्साइड। तो यहाँ आपने देखा कि कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया और CuO बन गया, यानी कि कॉपर के साथ जब ऑक्सीजन जुड़ गया तो यहाँ पे कॉपर का क्या हो गया है, हमारा ऑक्सीडेशन। ये रिएक्शन कौन सी हो गई, ऑक्सीडेशन की। दूसरा एग्जांपल देखिए, जैसे यहाँ पे जिंक मेटल है एक और यहाँ पे वही ऑक्सीजन है। तो यहाँ ऑक्सीजन जिंक के साथ जुड़ गया और क्या बन गया, ZnO2, यानी कि यहाँ पे भी जिंक के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, तो यहाँ पे भी जिंक का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। तो सिंपल है कि किसी मेटल में ऑक्सीजन जुड़ जाए तो भी ऑक्सीडेशन होता है, और अगर हाइड्रोजन निकल जाए उस मेटल या एलिमेंट में से, उस कंपाउंड में से, तो भी उसको हम क्या बोल लेंगे, ऑक्सीडेशन नहीं। अब ऐसे ही सिंपल है हमारा रिडक्शन। रिडक्शन जस्ट उल्टा होता है हमारा ऑक्सीडेशन का, बिल्कुल एकदम से जैसे आपका ऑक्सीडेशन है उसको उल्टा कर देंगे तो आप पढ़ेंगे रिडक्शन को। तो रिडक्शन में क्या होता है, अगर कोई भी सब्सटेंस है उसमें हमारा ऑक्सीजन हट जाए और हाइड्रोजन इस बार जुड़ जाए, यानी कि कोई अगर हमारा सब्सटेंस जिसमें ऑक्सीजन या तो हटे, इसको भी हम रिडक्शन बोलेंगे। या अगर कोई सब्सटेंस जिसमें हाइड्रोजन जुड़ जाए तो उसको भी हम रिडक्शन बोलेंगे। इसकी डेफिनेशन क्या है? तो रिडक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, इफ ए सब्सटेंस गेन हाइड्रोजन, यानी कि अगर कोई सब्सटेंस हमारा हाइड्रोजन को गेन करता है तो उसको भी रिडक्शन कहते हैं। या उसके अलावा और क्या कहते हैं, लॉस ऑक्सीजन, अगर वो ऑक्सीजन का लॉस कर देगा सब्सटेंस तो भी हम उसको क्या बोलेंगे, रिडक्शन। यानी कि ऑक्सीडेशन का उल्टा होता है रिडक्शन। तो इसको रिडक्शन, इसके एग्जांपल देखिए आप समझ जाएंगे अच्छे से। जैसे यहाँ पे CuO, यानी कि कॉपर ऑक्साइड है, लेकिन यहाँ पे अगर मैंने देखा प्रोडक्ट में क्या बना है, सिर्फ अकेला कॉपर, यानी कि कॉपर में से ऑक्सीजन हट गया। तो अगर कॉपर में से ऑक्सीजन हट गया तो कॉपर का क्या हो गया, यहाँ पे रिडक्शन हो गया। समझ में आ रहा है आपको? तो याद रखिएगा। अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए, ZnO जिंक ऑक्साइड है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ क्या रह गया आपका प्रोडक्ट में, जिंक रह गया, यानी कि जिंक में से ऑक्सीजन हट गया। अगर जिंक में से ऑक्सीजन हट गया तो अकेला रह गया, और अगर ऑक्सीजन हटता है उसको हम क्या कहते हैं, रिडक्शन। तो यहाँ पे जिंक का क्या हो गया, रिडक्शन। तो ये दोनों प्रोसेस बहुत सिंपल है, आपको आई होप समझ में आ गई होंगी अच्छे से। तो स्टूडेंट्स, अब आपने स्टूडेंट्स जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन और जो रिडक्शन था वो आपने अच्छे से समझ लिया। तो उसके बाद एक रिएक्शन होती है जिसे कहते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। तो अब जगह अगर आपने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन समझ लिया तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन नाम से पता लग रहा है कि इसमें ऑक्सीडेशन भी होना चाहिए और रिडक्शन भी होना चाहिए। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन जो होती है हमारी, उसका एक नाम और होता है जिसको कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, और एग्जाम में मेनली रेडॉक्स रिएक्शन के नाम से ही आता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, पहले उसको समझते हैं फिर इसकी हम एग्जाम्पल को समझेंगे। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, इसका दूसरा नाम क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ परफॉर्म साइमल्टेनियसली आर कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन या ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। मतलब कोई भी ऐसी रिएक्शन हमारी जिसके अंदर रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है एक साथ, तो उसको ही हम कहते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। यानी कि कोई भी केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली माने एक साथ हो रहे हैं दोनों उसी रिएक्शन में ही,
तो उसी को बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। अब एग्जांपल देख लीजिए, एग्जांपल से आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिए पहला एग्जांपल है CuO। तो यहाँ CuO कॉपर ऑक्साइड है, लेकिन यहाँ सिर्फ सिंगल क्या रह गया, कॉपर रह गया। तो यहाँ कॉपर के साथ ऑक्सीजन था, लेकिन यहाँ सिंगल है कॉपर। अब अगर किसी भी एलिमेंट में से ऑक्सीजन हट जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, रिडक्शन। तो यहाँ पे कॉपर हमारा जब यहाँ अकेला सिंगल हो गया कॉपर ऑक्साइड, तो इससे तो कॉपर का क्या हो गया, रिडक्शन। ऐसे यहाँ पे हाइड्रोजन पहले रिएक्टेंट में अकेला था, लेकिन यहाँ पे जाके प्रोडक्ट में हाइड्रोजन के साथ क्या जुड़ गया, ऑक्सीजन जुड़ गया H2 के साथ। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, तो जिसके साथ ऑक्सीजन जुड़ता है उसको क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। तो इसलिए यहाँ पे हाइड्रोजन का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। तो इस रिएक्शन में रिडक्शन भी होगी, ऑक्सीडेशन भी होगी, इसलिए ये किसका एग्जाम्पल है आपका, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन का। जैसे हम बोलेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। उसके बाद दूसरा एग्जांपल देखिए ZnO। यहाँ पे ZnO है, लेकिन यहाँ पे अकेला क्या रह गया, जिंक। तो Zn में से ऑक्सीजन हट गया, जिसमें से ऑक्सीजन हट रहा है उसको क्या कहते हैं, रिडक्शन। तो यहाँ पे Zn का क्या हो गया, जिंक का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। यहाँ अकेला एक कार्बन था रिएक्टेंट में, लेकिन यहाँ जाके क्या हो गया, कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, और जिसके साथ ऑक्सीजन जुड़ता है उसको कहते हैं ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे कार्बन का क्या हो गया, हमारा ऑक्सीडेशन हो गया। तो आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे ये दोनों पॉइंट्स, और ये जो रिएक्शन है ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब कुछ दो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हैं हमारे के सब्सटेंस इन विच ऑक्सीडेशन अगर आर कॉल्ड ऑक्सीडाइज सब्सटेंस। वो सब्सटेंस हमारा जिसमें ऑक्सीजन जुड़ती है, यानी कि जिसका ऑक्सीडेशन होता है, उसको कहते हैं ऑक्सीडाइज सब्सटेंस। ऐसी वो सब्सटेंस जिसमें रिडक्शन होता है, यानी कि जिसमें से ऑक्सीजन हट जाता है, तो जिसका रिडक्शन होता है उस सब्सटेंस को क्या कह सकते हैं, हम रिड्यूस्ड सब्सटेंस कह सकते हैं। तो ये क्लियर हो गया आपका। अब इस चैप्टर में कुछ और टॉपिक हैं, उसको क्लियर करते हैं, और ये चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। आई होप आप सभी अच्छे से नोट्स बना रहे होंगे इस चैप्टर के, और आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा ये चैप्टर। तो चलते हैं अगले टॉपिक पे। एक अगला टॉपिक आता है इस चैप्टर में, जिसको कहते हैं कोरोजन। कोरोजन आपको पता है अच्छे से, बस इसको हमें लैंग्वेज में समझना है, वैसे आपको पता होगा। देखिए क्या होता है, नॉर्मली कोई भी मेटल होती है हमारी, जैसे आपने देखा है, जैसे मेनली एग्जांपल आयरन का ले लीजिए। तो कोई भी अगर हमारी मेटल है, और अगर आप उसको नया नया लाए हैं, तो वो बिल्कुल एक उसकी जो लेयर होगी शाइनी होगी। जैसे जैसे लोहे की आप कील लेके आए हैं नई नई दुकान से, तो वो बिल्कुल चमकी हुई होगी, मतलब उसकी सरफेस बिल्कुल साफ होगी। लेकिन अगर आप कुछ दिनों के बाद उसको देखेंगे, या कुछ दिनों के लिए उसको नहीं रख देंगे, तो आपने देखा होगा उस पर जंग लग जाता है। उसकी लेयर जो है पहले जैसी नहीं रही है, शाइनी नहीं रही है पहले की तरह, अब वो ब्राउन कलर की हो गई है, मतलब उसकी लेयर बदल गई है। तो इसी को हम कह सकते हैं कोरोजन। कोरोजन का मतलब क्या है कि कोई भी जो मेटल होती है हमारी, वो इन्वायरमेंट में रखने के बाद कुछ टाइम बाद, मतलब कुछ दिनों के बाद, उसकी जो लेयर होती है पहले जैसी नहीं रहती, उस पर दूसरी लेयर बन जाती है, यानी कि जिसकी वजह से उसकी शाइनिंग लेयर कम हो जाती है। उसको हम कह सकते हैं कोरोजन हो गया मेटल का। अब वो किस वजह से होता है, क्योंकि हमारे इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन गैस है, पानी है, गैस की फॉर्म में है, या फिर हमारे कुछ हाइड्रोजन गैस होती है, या कि हमारे और भी चीज़ें होती हैं, एसिड होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, वो सब जा करके मेटल की सरफेस पे जाके चिपक जाते हैं, जिसकी वजह से उसका कोरोजन हो जाता है। तो अगर मैं बोलूँ उसकी डेफिनेशन क्या है, आप इसको लैंग्वेज में कैसे समझेंगे, तो देखिए क्या होता है कोरोजन। कोरोजन क्या है, कोरोजन इज ए प्रोसेस इन विच एनी मेटल रिएक्ट विद मॉइस्चर। मॉइस्चर माने पानी, एसिड्स, एसिड भी कुछ केमिकल्स होते हैं हवा में, ऑक्सीजन गैस ETC, यानी कि इन जैसे कुछ सब्सटेंसेस से अगर हमारी मेटल रिएक्ट करती है जो इन्वायरमेंट के अंदर होते हैं, तो मेटल का क्या हो जाता है, कोरोजन। और मेटल को क्या बोलेंगे, मेटल इज कॉल्ड कोरोड मेटल। तो मेटल हमारी कोरोड जाती है, जिसकी वजह से उसकी शाइनी लेयर पहले जैसी नहीं रहती है। नॉर्मली आपको पता होगा इसको कहते हैं जंग लगना, लेकिन वो सिर्फ आयरन के केस में कहते हैं। आयरन के केस में कोरोजन को हम जंग लगना कह सकते हैं, इसको कहते हैं इंग्लिश में रस्टिंग ऑफ आयरन। लेकिन बाकी और जो मेटल है उनके केस में हम कोरोजन को कोरोजन ही कहेंगे। लेकिन सिर्फ ओनली आयरन के केस में कोरोजन को हम रस्टिंग ऑफ आयरन भी कह सकते हैं, यानी कि लोहे पे जंग लगना भी कह सकते हैं। तो पहले एक पॉइंट हमारा ये रहा, क्या कहते हैं, देखिए पहले ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल। भाई मैंने आपको बताया कोरोजन। कोरोजन मैंने आपको ये बताया कि ऑक्सीजन गैस जो होती है हमारी, वो मेटल से रिएक्ट कर जाती है, इस वजह से भी कोरोजन होता है। तो इसने बताया ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल, माने ऑक्सीजन मेटल से रिएक्ट करती है। सो मोस्टली कोरोजन, अगर मतलब सबसे ज़्यादा इसी की वजह से, हमारा ऑक्सीजन की वजह से ही कोरोजन होता है, और दूसरा हमारा पानी की वजह से सबसे ज़्यादा कोरोजन होता है। अब देखिए इन केस ऑफ आयरन, आयरन के केस में कोरोजन ऑल्सो कॉल्ड रस्टिंग ऑफ आयरन। तो आयरन के केस में उसको रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं, जो क्या होता है, एक रेडिश ब्राउन लेयर ऑफ आयरन होती है, यानी कि एक लाल भूरी दार पपड़ी सी बन जाती है किसके ऊपर, लोहे के ऊपर, जिसको जंग कहते हैं हम। तो आयरन के केस में कोरोजन को हम रस्टिंग ऑफ आयरन भी कह सकते हैं, यानी कि लोहे पे जंग लगना भी कह सकते हैं। अब हमारा आता है सिल्वर। सिल्वर के केस में कोरोजन कैसा होता है, उस पर एक ब्लैक कलर की कोटिंग हो जाती है, यानी कि उस पर एक ब्लैक लेयर बन जाती है सिल्वर पे, और उसको हम कह सकते हैं कि उसका क्या हो गया, कोरोजन हो गया। ऐसे कॉपर के केस में, कॉपर जो होता है हमारा, उस पर एक ग्रीन कलर की लेयर बन जाती है कोरोजन की वजह से। तो देखिए ब्लैक कोटिंग ऑन द लेयर
ब्लैक, देखिए ब्लैक कोटिंग या कोटिंग को मैंने क्या बता रखा है यहाँ पे, लेयर, तो ब्लैक कोटिंग या फिर लेयर ऑन द सिल्वर और ग्रीन कोटिंग ऑन द कॉपर आर ड्यू टू कोरोजन। ये दोनों किसकी वजह से होता है, कोरोजन की वजह से होता है। और कोरोजन ऑन मेटल प्रिवेंटेड बाय, अभी आपको पता होगा कि भाई अगर मैं बोलूँ लोहे पे जंग लगने को कैसे रोक सकते हैं, तो आपको पता होगा पेंट कर दीजिए, उस पर ग्रीस लगा दीजिए, ऑयल लगा दीजिए, उसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो यही है कि हम कोरोजन यानी कि जंग लगने को कैसे रोक सकते हैं ना। तो कोरोजन ऑन द मेटल प्रिवेंटेड बाय पेंट, ग्रीसिंग, ऑयलिंग, ईटीसी आप लगा करके इसको कोरोजन को रोक सकते हैं मेटल के ऊपर। तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक आता है, उसके बाद ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा और ये चैप्टर आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, अब इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक आता है जिसका नाम है रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी क्या होता है, ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल टॉपिक है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए जैसे मैं आपको बताता हूँ, भाई आपने कोई नमकीन का पैकेट खरीदा या नमकीन खरीदी, उसको खाने के बाद थोड़ा बहुत, फिर वो नमकीन को आपने ऐसे खुले में रख दिया, तो आप देखेंगे कि खुले में रखने के बाद अगर आप उसको बाद में कभी नमकीन को खाएंगे तो वो नमकीन सील जाती है, मतलब उसका पहले ऐसा टेस्ट नहीं रहता, वो बड़ी जल्दी दब जाती है, पहली तरह कुरकुरी नहीं रहती। तो यही हमारा रेंसिडिटी से रिलेटेड है। होता क्या है कि कोई भी आपका ऑयली फूड या फैटी फूड, माने जो तेल में बना है घी में बना है, तो अगर आपका कोई भी ऑयली या फैटी फूड अगर आप उसको इन्वायरमेंट में खुले में रख देते हैं, तो हवा में इन्वायरमेंट के अंदर एटमॉस्फेयर के अंदर जो ऑक्सीजन गैस होती है वो जा करके उस फूड से रिएक्शन करती है, मतलब उस फूड का ऑक्सीडेशन कर देती है, जिसकी वजह से वो जो फूड होता है उसका टेस्ट बेकार हो जाता है, उसकी स्मेल बेकार हो जाती है, मतलब वो सड़ जाता है। और इसी को ही हम कहते हैं रेंसिडिटी, यानी कि ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एंड ऑयली फूड इज कॉल्ड रेंसिडिटी। समझ में आता है आपको? अब मैं बताऊं उसको डेफिनेशन में कैसे पढ़ेंगे। तो रेंसिडिटी क्या होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयली एंड फैटी फूड विद ऑक्सीजन गैस, यानी कि ऑक्सीडेशन हो जाना आपका ऑयली और फैटी फूड का ऑक्सीजन गैस के साथ, इज कॉल्ड रेंसिडिटी, मतलब ऑक्सीजन उस फूड से जुड़ गई जा करके, इसी को रेंसिडिटी कहते हैं। रेंसिडिटी की वजह से फूड सड़ जाता है हमारा, उसकी स्मेल बदल जाती है, टेस्ट बदल जाता है, उसका टेक्सचर माने जैसा वो पहले दिखता था वैसा नहीं रहता, वो सब चेंज हो जाएगा, वो खराब हो जाएगा। तो ड्यू टू रेंसिडिटी स्मेल, टेस्ट, टेक्सचर ऑफ फूड चेंज, वो बदल जाएगा, एंड फूड बिकम रेंसिड, यानी कि खाना हमारा सड़ जाएगा, इसी को कहते हैं रेंसिडिटी। अब आता है खाने को सड़ने से, यानी कि रेंसिडिटी ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होने से रोक कैसे सकते हैं। तो भाई आपने देखा होगा कि जो हमारा फूड होता है उसको टिफ़िन में पैक करते हैं तो उस पर फॉइल पेपर को लगाते हैं, सिल्वर पेपर जो एल्यूमिनियम का बना होता है, तो उसको इसलिए लगाते हैं जिससे हमारा फूड जो है वो फ्रेश रहे, उसको ऑक्सीजन से रिएक्शन ना हो, उसका जो रेंसिडिटी है वो ना हो पाए। एक तो ये तरीका है। उसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें होती हैं कि उस फूड को आप एयर टाइट कंटेनर में रखिए, मतलब उस जगह रखिए जहाँ पर हवा उस बर्तन में ना जाए फूड के पास, और फूड हमारा बिल्कुल क्या रहेगा, हवा से ऑक्सीजन से दूर रहेगा, तो उसका रेंसिडिटी नहीं होगा। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स है, इसको पढ़ते हैं अच्छे से। तो टू प्रिवेंट रेंसिडिटी या फिर ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयली एंड फैटी फूड, एंटीऑक्सीडेंट्स आर एडेड टू द फूड। कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनको कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट वो सब्सटेंसेस होते हैं जो ऑक्सीजन को फूड से जुड़ने नहीं देते, उससे रिएक्शन करने नहीं देते, तो उनको या तो फूड के साथ ऐड करें। उसके अलावा फूड कीपिंग इन एयर टाइट कंटेनर, यानी कि फूड को हम एयर टाइट कंटेनर में रखें, मतलब जहाँ पे ऑक्सीजन या हवा कोई ना पार जाए उस बर्तन के अंदर, जिससे हमारा जो खाना है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करेगा। तो इससे क्या होगा, रेंसिडिटी या ऑक्सीडेशन जो है वो कम हो जाएगा बहुत ज़्यादा फूड के लिए। तो फूड कीपिंग इन एयर टाइट कंटेनर ऑलवेज टू स्लो डाउन रेंसिडिटी और ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। तो फूड का जो रेंसिडिटी या ऑक्सीडेशन है वो धीरे धीरे बहुत कम हो जाएगा। तो ये आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आपका चैप्टर पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है, लेकिन अभी भी इस चैप्टर से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ दो क्वेश्चन है वो मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा आने के चांस होते हैं। तो पहला एक क्वेश्चन है, देखिए विच गैस आर फिल्ड इन चिप्स पैकेट्स एंड वाई, एंड एक्सप्लेन। मतलब कौन सी गैस को हम चिप्स के पैकेट में, जैसे आप खाते हैं चिप्स के पैकेट खाते हैं, कुरकुरे के पैकेट खाते हैं, तो किस गैस को चिप्स के पैकेट में भरा जाता है और क्यों भरा जाता है। ये क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस चैप्टर से रिलेटेड, और ये जहाँ तक है इसके चांसेस होते हैं बहुत आने के। तो मैं आपको इस क्वेश्चन को अच्छे से समझाता हूँ क्यों होता है ऐसा। तो स्टूडेंट्स देखिए, ऐसा क्यों होता है कि भाई हम हमारे जो चिप्स के पैकेट होते हैं, कुरकुरे के पैकेट होते हैं, उनमें हम किस गैस को भरते हैं और क्यों भरते हैं। तो उनमें हम भरते हैं नाइट्रोजन गैस को। और नाइट्रोजन गैस को इसलिए भरते हैं क्योंकि नाइट्रोजन गैस होती है हमारी इनर्ट। इनर्ट माने वो रिएक्शन नहीं करती फूड के साथ। ऑयली और जो हमारा फैटी फूड जो हमारा भरा हुआ है उसके अंदर पैकेट के अंदर, उससे नाइट्रोजन गैस बिल्कुल भी रिएक्शन नहीं करती, जैसे ऑक्सीजन रिएक्शन करता है।
तो यानी कि ऑक्सीडेशन ऑफ फूड हमारा नहीं हो पाता नाइट्रोजन गैस की वजह से। इसी वजह से हमारा जो फूड होता है चिप्स के पैकेट में वैसा का वैसे ही रहता है, मतलब फ्रेश रहता है और हम उसको खा सकते हैं आसानी से। लेकिन आपने देखा होगा जैसे कुछ पैकेट होते हैं हमारे चिप्स के कुरकुरे के जिनकी हवा निकल जाती है तो वो सील जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें नाइट्रोजन गैस निकल गई, अब उसमें ऑक्सीजन घुस गई गैस जा करके, इस वजह से फूड जो है उसका एसिडिटी हो गया, इसलिए वो बेकार हो गया फूड। तो हमेशा जिन चिप्स के पैकेट में हवा भरी रहती है, पूरी नाइट्रोजन गैस भरी है, उसी को खाना चाहिए। तो देखिए क्या है, नाइट्रोजन गैस आर फिल्ड इन द चिप्स पैकेट, यानी कि नाइट्रोजन गैस को भरा जाता है चिप्स के पैकेट में। क्यों? बिकॉज नाइट्रोजन गैस आर इनर्ट गैस या अनरिएक्टिव गैस, क्योंकि ये एक अनरिएक्टिव या इनर्ट गैस है, यानी कि रिएक्शन नहीं करती फूड से। सो इट प्रिवेंट ऑक्सीडेशन ऑफ चिप्स, तो ये हमारा फूड के ऑक्सीडेशन को, यानी कि चिप्स के ऑक्सीडेशन को रोकेगा। क्योंकि भाई अगर नाइट्रोजन गैस वहाँ पे है तो ऑक्सीजन तो आ ही नहीं पाएगी, तो ऑक्सीजन उससे रिएक्शन नहीं कर पाएगी, तो हमारा फूड जो है उसका ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगा, तो फूड हमारा बचा रहेगा और कीप्स चिप्स फ्रेश इन द पैकेट, और हमारे जो चिप्स हैं वो पैकेट के अंदर बिल्कुल फ्रेश रहेंगे। अब एक क्वेश्चन और आता है, ये लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, उसके बाद ये चैप्टर पूरी तरह से फिनिश हो जाएगा और इस चैप्टर के ओवरऑल नोट्स सारे कंप्लीट हो जाएंगे। आई होप आपने सारे नोट्स धीरे धीरे लिखे भी होंगे। तो देखिए क्या है, एक क्वेश्चन होता है, इफ एन आयरन नेल आर डिप्ड इनटू ब्लू कलर सॉल्यूशन, सो आफ्टर सम टाइम द आयरन नेल शो ब्राउन कोटिंग ऑन इट्स सरफेस एंड सॉल्यूशन बिकम कलरलेस, एक्सप्लेन व्हाई। सिंपल है, क्वेश्चन का मतलब ये है कि एक मैंने आयरन की कील है, उसको मैंने एक नीले कलर के सॉल्यूशन के अंदर डाल दिया, लेकिन मैंने देखा कि कुछ घंटों या कुछ टाइम के बाद जो कील थी मेरी उसके ऊपर एक ब्राउन कलर की लेयर बन गई है, और जो नीले कलर का सॉल्यूशन है उसका कलर वो नीला गायब हो गया, यानी कि सॉल्यूशन जो है वो हो गया कलरलेस, माने उसका कोई कलर नहीं रहा। तो ये क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, इसको मेरे को एक्सप्लेन करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आने के इसके बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं। तो क्या मतलब है इस क्वेश्चन का, वो मैं आपको आंसर में समझाता हूँ। तो स्टूडेंट्स देखिए, ऐसा क्यों होता है कि भाई हम जब क्या कहते हैं, कील जो है हमारी लोहे की, जब हम उसको नीले कलर के सॉल्यूशन में रखते हैं तो उसके बाद कुछ टाइम बाद जो कील है वो ब्राउन कलर की, मतलब उस पर एक ब्राउन लेयर की कोटिंग हो जाती है, और जो हमारा सॉल्यूशन है वो ब्लू से कलरलेस हो जाता है। वो क्यों? क्या होता है कि जो हमारा ये नीले कलर का सॉल्यूशन होता है वो होता है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट एक कंपाउंड है जो नीले कलर का सॉल्यूशन होता है उसका, तो वो एक नीले कलर का कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, उसमें मैंने आयरन की कील को घेरा, यानी कि लोहे की कील को घेरा। तो यहाँ पर होती है हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब है कि जो आपने अगर नहीं पढ़ा होगा तो उसको आप पढ़ सकते हैं, इसमें वीडियो में पहले है, मैंने चैप्टर के शुरू में समझा रखा है जहाँ ये है। तो क्या होता है कि जो हमारी यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, जो आयरन होता है वो हाईली रिएक्टिव होता है किसके कंपेयर में, कॉपर के। तो आयरन क्या करता है, उस कॉपर को, उस कॉपर सल्फेट का जो उसका कंपाउंड था कॉपर सल्फेट CuSO4, उसमें से आयरन जो होता है कॉपर को हटा देता है और खुद जा करके SO4 सल्फेट के साथ जुड़ जाता है और बनाता है आयरन सल्फेट। तो पहले CuSO4 कॉपर सल्फेट नीले कलर का सॉल्यूशन था, लेकिन जब कॉपर हट के बन गया है आयरन सल्फेट FeSO4 का सॉल्यूशन, तो वो होता है कलरलेस, और इसी वजह से उसका सॉल्यूशन का कलर जो है ब्लू से गायब हो गया। अब आता है कि भाई वो ब्राउन कोटिंग क्यों बनी, क्योंकि जो कॉपर था वो तो अब अलग हो गया कॉपर सल्फेट में से, तो वो कॉपर जो है वो कहाँ जाता है, आयरन की जगह पे। जहाँ आयरन जो था वो कहाँ से आया था, कील से आया था, तो वो जो कॉपर होता है वो कील के पास वापस चला जाता है, क्योंकि आयरन ने कॉपर की जगह ले ली, तो कॉपर आयरन के पास जा रहा है, आयरन की जगह पे जा रहा है। तो कॉपर जो होता है वो धीरे धीरे जा करके एक्यूमुलेट होता है, माने धीरे धीरे इकट्ठा होता है कील के ऊपर, आयरन की नेल के ऊपर, जिसकी वजह से उस पर एक ब्राउन कलर की कोटिंग बन जाती है। और यही इस पूरे क्वेश्चन का आंसर है, आपको एक्सप्लेनेशन। अब मैं लैंग्वेज में समझाता हूँ कैसे है। तो देखिए, द ब्लू कलर सॉल्यूशन आर द सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, यानी कि नीले कलर का सॉल्यूशन किसका था, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था। एंड व्हेन आयरन नेल आर डिप्ड इनटू दिस सॉल्यूशन, जब लोहे की कील को मैंने इसके अंदर घेरा, सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन परफॉर्म इन द सॉल्यूशन, यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन उस सॉल्यूशन के अंदर हो गई। अब डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा भाई, आयरन जो है हमारा वो हाईली रिएक्टिव है, तो उसने कॉपर को उसकी जगह से हटाया। तो बिकॉज आयरन इज हाईली रिएक्टिव देन कॉपर, सो इट डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट एंड फॉर्म आयरन सल्फेट सॉल्यूशन डेट आर कलरलेस। तो उसने क्या करा, कॉपर को उसके कॉपर सल्फेट में से हटाया और खुद जाकर आयरन सल्फेट बना दिया, जो कि कलरलेस सॉल्यूशन होता है। तो देखिए रिएक्शन इसकी ये है, आयरन था पहले वो कील के रूप में सॉलिड था, कॉपर सल्फेट का एक सॉल्यूशन था। अब आयरन ने कॉपर को उसकी जगह से हटा दिया, क्योंकि वो हाईली रिएक्टिव है, तो क्या बन गया, अब SO4 यूँ ही कहीं हुई है, आयरन चिपक गया तो FeSO4 बन गया और कॉपर हमारा अलग हो गया। ये अलग कॉपर कहाँ जाएगा, कील के ऊपर ब्राउन कलर की जो उसकी कोटिंग हो रही है वो बना देगा। समझ में आता है आपको? तो अब यहाँ पे क्या लिख रखा है, बस लास्ट पॉइंट, एंड कॉपर एक्यूमुलेटेड ऑन द आयरन नेल, यानी कि कॉपर कील पे चिपक गया, एंड मेक ए ब्राउन कोटिंग ऑन द आयरन नेल, और उस पर एक भूरे कलर की कोटिंग बना दी।
तो दोस्तों ये चैप्टर अब पूरी तरह से ख़त्म हो गया। मैंने आपको इस चैप्टर में जो भी जितना भी इम्पोर्टेंट था, जिस तरीके था, सब कुछ बता दिया इस चैप्टर में। अब कुछ भी ऐसा नहीं है जो इस वीडियो में ना हो। मैंने आपको सब एक्सप्लेन कर दिया अच्छे से, और आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी, सब आपको क्लियर हो गया होगा इस चैप्टर का। और अगर अगर कोई भी आपको डाउट है या किसी और टॉपिक पे डाउट है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। मैं उसमें आपको एक्सप्लेन करके दोबारा बता के दूंगा वीडियो के अकॉर्डिंग। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, समझ में आई हो, अच्छे से आपके डाउट क्लियर हुए हों, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। और ऐसे ही मैं आपको अलग अलग टॉपिक पे वीडियो बना करके देता रहूँगा चैप्टरों के ऊपर। और जिस भी चैप्टर की आपको या टॉपिक की वीडियो चाहिए तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके ऊपर आपको वीडियो ज़रूर बना करके दूंगा। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए जिसको भी ज़रूरत है। थैंक यू दोस्तों।